Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और सेशन ऐसा होगा आपने सोचा नहीं होगा। मतलब प्याजे इंपॉर्टेंट है इस बार। लास्ट सेशन में अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियसली पैटर्न पूरा देखेंगे सीटेट का, तो 4 से 5 क्वेश्चन अकेले प्याजे की थ्योरी से आ जाते हैं, 4 क्वेश्चंस तक। पिछले 4 सालों में तो बिल्कुल ये चीज़ चेंज हुई है। पहले फिर भी थोड़े से कम आते थे, 2-3 क्वेश्चन आ गए, अब 4 से 5 तक क्वेश्चन चले जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है। थोड़े से हम लेट हैं, थोड़े से क्या काफ़ी लेट हैं, बट देर आए दुरुस्त आए। इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि आपसे प्याजे की थ्योरी का कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा लेट भी हुआ इसी चक्कर में, क्योंकि इसको समय देना ज़रूरी था। मैं बाकी चीज़ों में व्यस्त थी, बाकी क्लासेस में व्यस्त थी इससे पहले। तो बट वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आप रिकॉर्डेड भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, लाइव मिस भी कर रहे हैं तो लास्ट के 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। चाहे आप बीच में सेशन मिस भी कर रहे हैं, तब भी लास्ट के 2 क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं, है ना। तो आसान हो मुश्किल हो, सारे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को चेक किया है प्रॉपर। प्रीवियस ईयर भी जो ऑनलाइन के पेपर मुश्किल रहे हैं, नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस, सब मिक्स्ड है और बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ ही आसान क्वेश्चन डाले हैं या आसान भाषा वाले क्वेश्चन डाले हैं, बट वो बहुत लिमिटेड हैं, 2-3 में भी। क्योंकि उतना फिर वो वैसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी। अगर ये वाला एक सेशन आप प्याजे के लिए देख करके जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मैं प्रॉपर डिस्कशन के साथ बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, करें शुरुआत आज की। फिर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक होंगे वो भी आप बताएंगे, लेकिन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। कई लोग बहुत बार प्याजे पढ़ लेते हैं, 50 जगह से प्याजे पढ़ लेते हैं, हमारे भी नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको रहता है कुछ तो रह गया है कि ये ऐसे पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा। तो वो जो कुछ वाली जो टीस है ना आपकी, वो खत्म की जाएगी। वो एकदम मुझे पता है कि कहाँ दर्द कहाँ होता है, नब्ज पता है मुझे कि आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है। प्याजे के बहुत सेशंस आपने देखे होंगे इससे पहले, बट आज का डिस्कशन अहम रहने वाला है और पूरा कंप्लीट डिस्कशन देखिएगा। प्याजे क्वेश्चन नहीं होंगे गलत, ना डीट प्लस में होंगे कल को मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ना कल को केंद्रीय विद्यालय में वापस से पेडागोजी आ जाए उसमें भी नहीं होंगे। सीटेट में तो भूल ही जाओगे, गलत होने वाले हैं। चलिए, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है और आप कर भी देंगे, करते ही हैं। पीडीएफ आपको पेंडिंग पीडीएफ काफ़ी सारी हो गई हैं, तो मुझे अभी याद आया, राहुल लिख लो यार, ये 2-3 काम मेरे से प्लीज़ करा लेना। एक तो डीट प्लस भी सेमिनार का वीडियो, और एक ये पीडीएफ शेयर करना है, और एक और कोई काम था जो मुझे याद आ रहा था, अब मैं भूल चुकी हूँ। एनीवे, ये मिलेंगी कहाँ पीडीएफ? तो टेलीग्राम चैनल पे या लेट्स लर्न की ऐप पे भी हम डलवा देंगे, ठीक है। अभी भी किसी को लगता है कि कोर्स लेके सिर्फ नोट्स पढ़ लेंगे, की नोट्स पढ़ लेंगे एनसीईआरटी के, एसएसटी वगैरह के, तो आप करियर वाला ऐप डाउनलोड करके वहाँ एनरोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सीटेट के बैच में या अदर बैचेस में भी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, ऑल द बेस्ट। कल जिनका भी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है या परसों जिनका भी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है, अपनी तरफ से बेस्ट दे करके आइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। मैंने नए क्वेश्चंस, नए एज इन जो रिसेंटली भी पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे गए हैं, उनको भी इंक्लूड किया है। अब आप आंखें बंद करके बस 30 सवाल सॉल्व कर लीजिए। ये 30 सवाल सॉल्व करने में मैं जो भी छोटा डाउट होगा वो आपका क्लियर कर दूंगी। जैकेट बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, 2 दिन से यही पहन रही हूँ। एनीवे, आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structures, यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चे नए अनुभवों को अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। जो उनके वर्तमान या मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, यानी दिमाग में जो फीडेड स्कीम्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं। भाई दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है ना, जैसे फोन में होती है। तो कोई चीज आपने देखी और आपके पास जो एग्जिस्टिंग मेमोरी कार्ड है, जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो आपके सॉफ्टवेयर में फीडेड है, उससे मैच ही नहीं हो रहा, फिट ही नहीं कर पा रहे हो आप उसको। एक तो बात ये हो गई। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिसइक्विलिब्रियम होगा। दे एक्सपीरियंस डैश, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? डिसइक्विलिब्रियम एक्सपीरियंस करेंगे, डिसोनेंस नहीं करेंगे। डिसोनेंस और डिसइक्विलिब्रियम में बहुत छोटा सा अंतर यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा। एक तो आप पियाजे की थ्योरी में और आप पढ़ते हैं तो हम डिसोनेंस वर्ड का यूज नहीं करते, बट डिसोनेंस शब्द जो है काफी पॉपुलर शब्द है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरली हम यूज करते हैं। डिसोनेंस का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा भाई डिसोनेंस? क्योंकि आपने रट्टे लगाए हुए हैं प्याजे के। अगर आपके मन में एक बार को आना चाहिए था ना कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा, डिसोनेंस भी हो सकता है। डिसोनेंस इसलिए नहीं होगा यहां पे क्योंकि एक तो डिसइक्विलिब्रियम शब्द ऑलरेडी यूज किया हुआ है, जो कीवर्ड है पियाजे की थ्योरी में। डिसोनेंस मिलता जुलता सा शब्द है, बट जो एक मामूली सा अंतर है वो ये है कि डिसोनेंस में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं तो चाहता हूं एनवायरमेंट बचाना है, मैं तो एनिमल लवर हूं, बट
मुझे तो नॉनवेज भी खाता हूं मैं, तो मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं नहीं खाती हूं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे एनवायरमेंट बचाना है और आप दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में 15 गाड़ियां हैं, और फिर आप कह रहे हैं मैं एनवायरमेंट बचाना चाहता हूं, बहुत ही एनवायरमेंट का प्रेमी हूं मैं तो, है ना। तो ये डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके बिलीव्स हैं और जो आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डिसइक्विलिब्रियम में जो आपके दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है और जो आप बाहर दुनिया में देख रहे हैं वो बैलेंस में नहीं है, ये मुख्य अंतर है। भाई मेरे दिमाग में इसको 10 कहते थे और किसी ने कहा इसको पेन कहते हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो फीडेड थी, मेरे फोन में जो नंबर सेव्ड था, मैंने मीना का नंबर सेव किया था और मैं टीना का नंबर ढूंढ रही हूं, मिलेगा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम होगा क्योंकि सेव्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, दे डिसोनेंस कॉन्फ्लिक्ट है कि दो मीना मिल गए, अब क्या करें। दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिजॉर्ट टू डैश। देखिए डिसोनेंस हम पियाजी थ्योरी में पढ़ते नहीं है, और मैंने आपको बता दिया, दो कॉन्फ्लिक्टिंग, दो विरुद्धाभासी विचार एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं वो है डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का यहां कोई स्पेस है नहीं पियाजी की थ्योरी में, और हमारे पास बेहतर शब्द मौजूद भी है इससे ज्यादा, ठीक। तो डिसइक्विलिब्रियम का आपको अनुभव होगा, और रिजॉर्ट टू क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो इंटरनलाइज से काम नहीं चलेगा, ये यहां तक ठीक था, बट ये इंटरनलाइज वर्ड सही नहीं है। तो डिसइक्विलिब्रियम का एहसास होगा जब आपके दिमाग में जो फीडेड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है बाहर की दुनिया से, बैलेंस में नहीं है, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और आपको अनुकूलन या अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जो ये मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये घूमूंगी दिल्ली की सर्दी में 9 डिग्री टेम्परेचर में जनवरी में पहन करके, जनवरी में मैं अगर सिर्फ ये टी शर्ट पहन के घूमूंगी, अचानक से मैं कहीं से आई और मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रही हूं, देखा 9 डिग्री टेम्परेचर है, कांपना शुरू हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करने के लिए जैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने सोचा, मैंने देखा फोन में कहीं कि 20 डिग्री या 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर है जी फलानी जगह, वहां गई निकला 9 डिग्री, तो अडेप्ट करना पड़ेगा ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जो दिमाग में और जो बाहर है वो मैच नहीं कर रहा। ये हीटर बंद कर दो, बहुत गर्मी लग रही है मुझे ऑलरेडी, ठीक। तो अगर हम देखें यहां, तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपकी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चीज फिट नहीं हो पा रही है। चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एक नया अनुभव हुआ, कुत्ते को देखा बच्चे ने और दिमाग में बिल्ली का स्कीमा था, कुत्ते को बिल्ली बोल दिया, मैच नहीं हो रहा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। किसी ने कहा बेटा ये बिल्ली नहीं है, अब वो कह रहा है ये क्या है, फिर इम्बैलेंस की स्थिति है। जो दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम। और अडेप्ट करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। अडेप्टेशन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन है जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं या नया स्कीमा बना रहे हैं। क्लियर है बात। और आगे कहानी डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, है ना। ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की। इसमें कुछ कुछ कहानियां हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक दो क्वेश्चन कर लो डिस्कस, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप बहुत मचल रहे होगे, आपके मन में इतनी इच्छाएं होंगी कि कुछ सवाल जल्दी से सॉल्व करने को दो, सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। अभी तो आप उस मोड में हो ना। अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज उसको सुन लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये कहानी आपने नहीं सुनी और आप फंस गए तो दिक्कत होगी। सवालों को सॉल्व करने के लिए आतुर होना अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझाया जा रहा है तो उसको भी समझ के चलना है, क्योंकि नए ढंग से पूछेगा तो चक्कर आने लगेंगे फिर आपको। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। पियाजे कैसे देखते हैं बच्चों को और वाइगॉत्स्की कैसे देखते हैं। पैसिव तो दोनों में से कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। तो जो पैसिव है पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जैसे हमने डिसोनेंस वाला एलिमिनेट किया था। एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया फंडा होता है कि आपको जो लगे ये दो नेगेटिव हैं, हटाओ इनको, टाटा बाय बाय फिनिश करो। ज्यादा समय आपके पास पेपर में नहीं होता, समय भी बचाना है ना। तो निष्क्रिय तो नहीं हो सकता बच्चा, कि बच्चा पैसिव है, उसके दिमाग में आप कुछ भर दे रहे हो। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको पता है, ठीक। दोनों ऑप्शन हट गए, बचे दो ऑप्शन। पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, ठीक है। आइडियाज के हेर फेर में, विचारों के परिवर्तन में, यस, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज व्हाट, पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगॉत्स्की पैसिव नहीं देख सकते बच्चों को, ऑप्शन ही एक बचा है, सारे एलिमिनेट हो गए। हैप्पी बर्थडे, थर्ड ऑप्शन ही बचा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, प्याजे देख रहे हैं बच्चे को, और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ के सक्रियकर्ता के रूप में, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशली एक्टिव है बच्चा, है ना। वो लोगों से बात करेगा, दादी नानी कहानी सुन रहा है उनसे सवाल पूछेगा, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी कर रहा होगा, ये वाइगॉत्स्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं कि एक्टिव तो है, लेकिन वो सक्रिय रूप से अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिविटी करके
क्या करेगा, अपनी एक समझ बनाएगा, लिटिल साइंटिस्ट है, एक्सप्लोर करके दुनिया को। तो आइडियाज को मैनिपुलेट करना यानी अपने एक्टिवली अपने विचारों को क्रिएट करना। बात सही है। थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लो, फिर और डिटेल में धीरे धीरे जाते जाएंगे ताकि आपके मन से भड़ास निकले कि हाँ भाई सवाल तो हो रहे हैं मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, धीरे धीरे मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में ही लगाए हैं, धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे सवाल। 30वें क्वेश्चन तक आते आते थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। संज्ञान यानी दिमाग के विकास, सोचने समझने की शक्ति को हम संज्ञान कह रहे हैं, सोचना समझना चीजों को जानना, आपके दिमाग के विकास को। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, ये भी कहा जाता है बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। PCSE जो 4 प्रकार हैं मुख्य विकास के, डेवलपमेंट के, जिसमें जो कॉग्निटिव है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और सामवेगिक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी थियरी पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है, आपके जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो कैसे बच्चे का दिमागी विकास होता है इसकी बात इन्होंने 4 स्टेजेस में की है और 4 एक्टिविटी की बात की है। कितने लोग हैं जो फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं? 73% लोग, बिल्कुल सही है ना। कल्चरल टूल्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं ना कि पियाजे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं ना कि पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। कौन सा कारक जीन पियाजे ने नहीं दिया है? नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नॉट वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं बट हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं कई बार, है ना। सांस्कृतिक उपकरण की बात उन्होंने नहीं की है क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगोत्स्की करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल। पियाजे की अगर आप बात करेंगे तो ये 4 फैक्टर हैं, इन्होंने फैक्टर भी 4 दिए हैं और स्टेजेस भी 4 दिए हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं SPCF, वो स्टेजेस हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है हमको कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं पियाजे के अकॉर्डिंग तो चरण अलग हैं, फैक्टर्स अलग हैं, है ना। मुझे समझा लेने दो शुरुआत में, ये मत कहना ये तो पता है, जिनको पता है उनको पता है, जो नए हैं एक बार समझते रहेंगे साथ साथ। स्टेजेस और दूसरा क्या है अपना फैक्टर्स, तत्व जिसको हम कहते हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं और 4 ही स्टेजेस हैं, चरण और कारक। चरण डिफरेंट हैं, कारक डिफरेंट हैं। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है, नहीं है तो कर देंगे। SPCF स्टेजेस हैं 4, ठीक है जी। कारक क्या है? MESE, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल, जन्मों से डिस्कस करते आ रहे हैं हम, है ना। अब आप कहेंगे जन्मों से कैसे करते आ रहे हैं, मान लो आप कह रहे हैं तो ठीक। SPCF सेंसरी मोटर, संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं। सीक्वेंस पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, उसमें भी गलती करके आ जाते हैं कई लोग ओवर एक्साइटेड होके। आसान क्वेश्चन में ओवर एक्साइटमेंट में आप लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। और सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बात। MESE मैचुरेशन यानी परिपक्वता एक फैक्टर है, यानी आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी जो है पियाजे के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके संज्ञानात्मक विकास में। मैचुरेशन जो कि हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, यानी हम कहेंगे परिपक्वता। दूसरा है एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है कि अलग अलग शब्द बदल के ये 4 फैक्टर में से एक फैक्टर पूछ लेगा कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे इस बार नॉट दिया हुआ था तो आपने फटाक से पहचान लिया, होता कौन सा उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी आएगा एक क्वेश्चन वो भी। सोशल एक्सपीरियंस, भाई पियाजे ने पूरी तरह से सामाजिक इंटरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगोत्स्की ने दिया है, बट इन्होंने भी काउंट किया है सोशल इंटरेक्शन को। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, यानी जिसको हम कहते हैं संतुलन, के जो दिमाग में है और दुनिया में है उसको हम बैलेंस में लाते हैं, ब्ला ब्ला। इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें होती हैं, एक अडेप्टेशन जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है? दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिमाग में कैसे आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अडेप्टेशन, उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन और आत्मसातीकरण। समझ में आ गई पूरी कहानी पियाजे की? क्लियर है? तो ये दीज आर 4 फैक्टर्स। मैचुरेशन को परिपक्वता या हेरिडिटी या जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण माना है पियाजे ने, ये कह सकते हो। एक्सपीरियंस, E फॉर एक्सपीरियंस, यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी करके, अनुभव लेके यानी एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस लेकर के, सामाजिक अनुभव लेकर के। E फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में जाकर के फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में समायोजन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर है जी? चलिए खैर, तो ये कहानी है। तो इक्विलिब्रेशन यहाँ पे यस, MESE में देख लो तो E फॉर एक्सपीरियंस यस,
ई फॉर इक्विलिब्रेशन, यस। एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, ये मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, ये बस कहानी इन्होंने ऐसी लिख दी है, मैचुरेशन का मतलब ही बायोलॉजिकल है, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपके दांतों के निकलने में आपका कोई रोल नहीं है, वो बायोलॉजिकली मेच्योर होना है ना। या प्यूबर्टी हिट होना लड़कों में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन है। आपका और मेरा इसमें कुछ हमने खुद से नहीं किया है, ठीक। तो ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी ही होता है, ठीक। यहां पे कई बार क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा, यहां पे मान लो लैंग्वेज दिया होता तो आप लैंग्वेज लगा देते, क्योंकि लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। प्याजे ने उतना महत्व लैंग्वेज को नहीं दिया या ईगोसेंट्रिक स्पीच को नहीं दिया, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये पहले भी आ चुका है, बस भाषा बदलती है, समझ रहे हो। रिपीट होते हैं क्वेश्चन भरपूर, बस थोड़ा थोड़ा कान मरोड़ते रहेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ लेंगे, थोड़े से बात को बदलेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी बात पे। पियाजे described cognitive development as occurring in, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे अकर होता है, कैसे घटित होता है संज्ञान का विकास। अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम, यानी एक सतत निरंतरता के रूप में, सतत रूप से होता रहता है, ये कहोगे, बताओ कहोगे ऐसा, क्या क्या दिखाओ, टाइम चेंज कर दीजिए, कर देंगे यार, मैं 9 बजे पे लेके आऊंगी किसी तरह से, अभी मैं वापस आई हूँ, दोबारा फ्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ, समहाउ आई विल चेंज द टाइम चेंज कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अभी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि छुट्टी हो, इसलिए मैं लेट लतीफ जब आती हूँ आ जाती हूँ, है ना। तो टाइम मंडे से प्रोबेबली 9 से 9:15 के बीच में, 9 पे ही मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी कि 9 बजे ही हम मिल जाएं। चलो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब वादा नहीं कर रही हूँ, बट वादे के समान ही है ये बात। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मंडे से 9 बजे मिले हम, ये 10 बजे जो हम इतना लेट कर देते हैं वो ना करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं अगले 1 महीने तक बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले। मैं लिमिटेड सेशंस लेती हूँ, रात दिन यूट्यूब पे नहीं दिखती हूँ आपको, बहुत साल हो गए, उम्र हो गई है यूट्यूब के हिसाब से, और बट जितने सेशंस होंगे काम के होंगे, देखिएगा। एनीवे, तो अगर हम देखें, पियाजे described cognitive development as occurring a continuous continuum, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 75% लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ऐसे जवाब देते हैं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, खुश, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूम अगर यहाँ वाइगॉत्स्की लिखा होता तो आप कह देते। पियाजे विकास की प्रक्रिया को डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस की बात की है, स्टेजेस में टूट करके विकास की प्रक्रिया चलती है, और जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, चाहे वो कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, वो विकास को कॉन्टिन्यूस नहीं मान सकता, वो डिसकॉन्टिन्यूस मानेगा। ऐसा सा कुछ चार्ट बनेगा। बात सही है या नहीं है? सही है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला चार्ट बनेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, उन्होंने स्टेज की बात नहीं की है। डिसकॉन्टिन्यूस वाले ये नहीं कहते कि विकास बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, 11 साल के बाद विकास की प्रक्रिया बंद हो गई, वो चलेगी, लेकिन स्टेजेस में टूट करके ब्रेक होकर के चलिए, तो ये एक अंतर है। 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, कल्चर को इन्होंने इतना महत्व दिया ही नहीं है, संस्कृति जो है उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही नहीं है पियाजे की थियरी में, वाइगॉत्स्की में निभाएगी। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये बात एकदम सही है, फोकस कीजिएगा इस शब्द पे, क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी क्वालिटी में अंतर है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में विकास की प्रक्रिया होती है, यानी हर एक स्टेज में क्वालिटेटिवली व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो डिफरेंटली सोचता है, यानी उसकी सोचने की जो क्वालिटी है, मात्रा नहीं, गुणात्मकता है, काइंड है, प्रकार है, उसमें अंतर होता है। ये अलग अलग तरह से आप 2000 कुछ भी नहीं तो 2014 से आप उठाना शुरू करिए पेपर, मिनिमम 2014, 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, आपको हर साल किसी ना किसी रूप में ये सवाल मिल जाएगा। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, या चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड नॉट क्वांटिटी, काइंड नॉट अमाउंट, ये शब्द आपको तीनों मिल जाएंगे, क्वांटिटी लिखा हुआ मिले, काइंड लिखा हुआ मिले, अमाउंट लिखा हुआ मिले, समझ रहे हो। तो क्वांटिटी में प्याजे कह रहे हैं चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटेटिवली। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, मात्रा में अंतर नहीं है, मात्रा से हमें फर्क भी नहीं पड़ता, यहां पे गुणात्मकता में अंतर है। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी तो है, अमाउंट तो है, अमाउंट सेम है, अमाउंट में अंतर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। मात्रा में अंतर नहीं है, प्रकार में अंतर है, काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। आप सोच रहे हैं अपने टूटे हुए दिल के बारे में, और बच्चा सोच रहा है अपने टूटे हुए पेन के बारे में, अपने टूटे हुए खिलौने के बारे में। मैं अभी कल परसों भी मैं अपनी क्लास में करियर विल पे भी एग्जांपल दे रही थी कि हमारे नेबर हैं, तो मैं दुबई से कुछ कुछ लेके आई सबके लिए, तो उनके पास में कुछ देने के लिए गई गिफ्ट्स, वो बच्चे के लिए भी चॉकलेट लाई थी, तो वो 2.5 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल का होगा, इतना ही है। तो वो खेल रहा था अपना, हम सब बातें कर रहे थे, फिर वो थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया उसने, मस्त खेल रहा था, हाय बुआ ये वो दुनिया भरी बातें करके मस्त वो अपना लगा हुआ था और खेल रहा था अपने खिलौनों से, अचानक से रोना शुरू कर दिया।
तो भैया ने पूछा जो उसके फादर हैं, क्या हुआ? तो कह रहा है ये पेपा पिग बाइक पे नहीं बैठ रहा, और वो सीरियसली रो रहा है पूरे ड्रामे करके। देख रहे हो, वो पेपा पिग आजकल एक कार्टून आता है, तो कि ये पेपा पिग है, उसके पास एक टॉय है और वो बाइक पे नहीं बैठ रहा, इस बात के लिए वो रो रहा है। अब सीरियस है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके, हल्के मत ले लेना। तो अब एक तो ईगो सेंट्रिज्म दिखता है हमें इस एग्जांपल में, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, कि तुम्हारी बातें चल रही होंगी दुनिया की, यहां मेरा पेपा पिग इस बाइक पे नहीं बैठ रहा, तुम्हें अपनी पड़ी है, तो वो रोना शुरू। दूसरी एक चीज है, विचार उसके यहां अंदर भी आ रहे हैं, आपके अंदर भी आ रहे हैं, आपकी चर्चा डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, तो काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, प्रकार तो सेम ही है, अमाउंट तो सेम ही है, वो भी किसी चीज में लगा हुआ है, उसके पास भी विचार है, आपके पास भी विचार है, समझ रहे हो? तो ये जो है 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं, ना कि क्वांटिटेटिवली, ध्यान रखिएगा। 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स नहीं, 4 स्टेजेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversals such as 3 plus 6 is equal to 9, 3 जमा 6 होते हैं 9, और 6 में से 3 अगर हम घटा दें तो 3 बचते हैं, 6 minus 3 is equal to 3, इट इज बिकॉज ऑफ। पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण, एक बेसिक सी इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल है, कि जो आपका 3 plus 6 is equal to 9, 3 और 6 को जोड़ दो तो 9 होते हैं, और 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचते हैं, ये बेसिक रिवर्सल है, ठीक है ना? इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 plus 5 is equal to 9 और 9 minus 5 is equal to 4, ये बेसिक रिवर्सल है। रिवर्स किया है बस अंकों को, किस में आएगा, क्या कहेंगे इसको? एक बच्चा जिसको हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आ रहा ये बेसिक रिवर्स हुआ कैसे, कि 5 में से 4 घटाओ या 9 में से 5 घटाओ तो 4 बचता है, और 4 plus 5 9 होता है। रिवर्स नहीं कर पा रहा बच्चा अपने एक्शंस को, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है? नहीं, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जब वो रियल समझता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, कि इस पेन से उसको चोट लग गई, रस्सी से चोट लग गई, तो इस रस्सी ने चोट लगाई है। चींटी मर गई वाला एग्जांपल हम बहुत बचपन में यूज करते थे, आप गिर गए और आप रोने लगे, आपने कहा यहाँ मुझे चोट लग गई, तो आपके माँ बाप जमीन को पीट करके कहते थे अरे चींटी मर गई, मेरे बच्चे को मारेगी, ये वो बच्चा खुश है, क्योंकि उसको लगता है निर्जीव चीज में भी जान है। ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। निर्जीव को सजीव समझता है कि सूरज को गुस्सा आया होगा या फिर बारिश होगी, क्योंकि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, एनिमिस्टिक थिंकिंग है। हंस रहा है, रो रहा है, जो भी है ना? तो मतलब दुनिया जो है आपके हिसाब से चल रही है, या किसी ने बाल्टी होल्ड करके रखी होंगी और वो छोड़ दी तो बारिश होनी शुरू हो गई, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? तो कुल मिला के बात क्या है, जीववादी थिंकिंग है ये, कि निर्जीव चीज को सजीव समझ रहे हैं, या ऑब्जेक्ट में हम लाइफ ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब ये मत कहना पौधों में भी जान होती है, वो एक डिफरेंट कहानी है, बट पौधे ऐसे तो नहीं सोचते ना जैसे हम सोच रहे हैं, तो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग ही है, कि अगर हम सोच रहे हैं कि पौधे हमारी तरह सोच रहे होंगे। इरिवर्सिबिलिटी है ये, क्योंकि मेंटल रिवर्सल नहीं हो पा रहा बच्चे से दिमाग में, कि 5 plus 4 is equal to 9 और 9 minus 5 is equal to 4, ये रिवर्स नहीं कर पा रहा वो ऑपरेशन को दिमाग में। क्लियर है? हलवा ही आएगा पेपर में, ये कर लिया तो नहीं छूटने वाला पेपर। अगर हलवा लग रहा है किसी को, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेपर के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन कर लो, हलवा भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर में। सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके नहीं जा सकते हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। ईगो सेंट्रिज्म ये इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा खुद को सेंटर नहीं समझ रहा दुनिया का, दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना यहां इशू नहीं है, वो किसी सिचुएशन के एक ही पहलू पे नहीं अटका हुआ है, सेंट्रेशन नहीं है, ये रिवर्स करने में दिक्कत है, एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है। परसेप्चुअल सेंट्रेशन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि परसेप्चुअल सेंट्रेशन में आप किसी एक पहलू पे सोचते हैं, दूसरा पहलू नहीं सोच पाते, यहां रिवर्स करने में दिक्कत है। यहां पे सिर्फ आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की जब दिक्कत होती है तो, कि बस आगे ही सोच पा रहे हैं, पीछे नहीं रिवर्स कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे 4 plus 5 में दिक्कत आ रही थी, वहां ठीक था, लेकिन जैसे रिवर्स करना हुआ तो दिक्कत आई। इतनी बात क्लियर है? तो ये इरिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है। और कब होती है रिवर्सिबल थिंकिंग? 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगोसेंट्रिक कब होता है? ये भी 2 से 7 वर्ष में ही होता है बच्चा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि बच्चा है, 1 मिनट रुकना, या कोई बात नहीं, चलने दो पोल। बच्चा है, कौन सी स्टेज में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक प्रॉपर समझ डेवलप हो जाएगी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगी। किस स्टेज में? पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे दो इनको, एक नया पोल दे दो। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 11 कहाँ है मेरा, 2 से 7 वर्ष, और वो कॉन्क्रीट के बाद फॉर्मली आता है ना दिमाग में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अबव। अब आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सही समझ विकसित हो जाती है बच्चे में। शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज गुड। मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ कि एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जा रही है। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे सुकून है कि आप सही जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले करा दिया है ये आपको, तभी आप सही जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, और अगर मैं अब इसका जवाब बदल दूं, अगर मैं लिख दूं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग बिगिंस या स्टार्ट्स टू बिगिन, ये लिख दूं तो दो, अब नया जवाब दो। इसी में शुरुआत कब हो जा रही है? अभी तो आप सही जवाब दे रहे हैं, बट मैं जवाब बोलूंगी नहीं क्योंकि फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा। शुरू कब होती है? ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, यानी बीता हुआ कल, आज का वर्तमान और आने वाला कल, इनकी शुरुआत समझने की इस चीज को प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है ना। जो बिगिंस वाली बात है तो ये प्री ऑपरेशनल में 4 साल के आसपास, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी 7 साल के करीब। तो अगर ऐसे आए कि सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की समझ विकसित हो जाती है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और ये क्वेश्चन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कॉन्टेक्स्ट में ही आया हुआ है। लेकिन अगर पूछ ले कि बिगिन, शुरुआत कब हो रही है, तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। इतना आप ध्यान रखेंगे। समझ गए बात? कोई दिक्कत परेशानी? बिगिंस नहीं लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सही था। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझ लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है सेंसरी मोटर स्टेज के, संवेदी परक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा अपनी समझ बनाता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी करके और अपने जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, है ना, और स्मेल करना, टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस यानी चीजों को छू के। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचता है, यानी अपने सेंसेस से सोचता है। सेंसेस आर टीचर्स, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, 75% लोग जो है सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि हमें सही भी लग रहा है। देखिए एनिमिज्म जो है सिंपल, आपको पता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है सेंसरी मोटर की। क्लासिफिकेशन भी 7 से 11 में आता है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और ऑर्गेनाइजेशन या सीरिएशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका इस स्टेज के एंड तक अचीव हो जाता है। ये एकमात्र स्टेज है जन्म से 2 वर्ष की जिसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी है, वस्तु स्थायित्व की कमी भी है, और वस्तु स्थायित्व अचीव भी हो जाता है इसी उम्र में। बात सही है? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण या फिर डेफर्ड इमिटेशन, ये मैं हमेशा जब भी हम डिस्कस करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज तो ये डिस्कस करते ही हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी आ जा रही है 7 से 11 में, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है 11 to 15 या 11 एंड अबव में। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेज की बात हो गई। ठीक, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही सही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप समझते हैं, ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तब भी बच्चा उसको ढूंढेगा। आपने कोई ऑब्जेक्ट छिपा दिया, उसका टॉय छिपा दिया, वो उसको ढूंढेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, इस स्टेज के एंड तक आते आते हो जाता है। अगर शुरुआत की बात है, शुरू के 6 महीने की बात है, बच्चे की 8 महीने तक की भी बात है, तब भी बच्चा फिर वो ढूंढेगा नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएगा कि आपने कोई खिलौना उससे लेके छिपा दिया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है। तो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है, और आपका अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है। बात सही है कि नहीं? मैम पढ़ तो रहा हूं बट पीवाईक्यू हार्ड जा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई बात नहीं, करोगे तभी तो होगा भाई। मेहनत जब कंसिस्टेंटली करोगे तो आसान लगने लग जाएगा। और हम पढ़ किस ले रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां से आएगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया कि आपके सामने नहीं भी है तब भी आपको याद है वो चीज। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की शुरुआत में इसकी लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, और एंड तक आते आते अचीवमेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या है? इमिटेशन का मतलब सिंपल अनुकरण या नकल करना होता है। डेफर्ड का मतलब है डिलेड। ये भी सेंसरी मोटर स्टेज की ही एक विशेषता है कि अब वो सेम टाइम पे, रियल टाइम पे नहीं, जैसे ये लाइव चल रहा है, लाइव में बच्चे ने देखा मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए, काजल लगाते हुए, पापा को शेव करते हुए, तो उसने तब नहीं किया रिपीट, तब इमिटेट नहीं किया, डेफर करके, डिलेड। किसी दिन मम्मी पापा आए और बच्चे ने काजल लगाया हुआ है होठों पे और लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे,
सोचो, उसने डिलेड इमिटेशन, अनुकरण किया लेकिन रख करके दिमाग में, बाद में डेफर्ड, समझ रहे हो। चलिए खैर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसको हम हल्के में ले जाते हैं कई बार, इससे आपका बहुत बड़ा डाउट एक मैं क्लियर करूंगी अभी। औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में कौन, सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में कौन सा एक ऑप्शन है जो सॉल्व कर पाएगा बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 प्लस ईयर्स, 11 एंड अबव ईयर्स, लास्ट स्टेज है SPCF, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई। फटाफट बताओ यार, मैं हिंदी इंग्लिश जितना समय अभी बचा हुआ है और जितना मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पे सेशन ले पाऊंगी, CDP पे तो ऑफकोर्स मैं ले ही रही हूँ सेशंस। EVS और मैथमेटिक्स पे इस बार मैं सेशंस नहीं ले पाऊंगी, आप प्रीवियस सेशंस प्लीज देख लेना, क्योंकि कुछ बदला तो ऐसा सच है नहीं, समझ रहे हो। चलिए देखिएगा, 64% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई और उन्हें दिख नहीं रहा। अगर इसमें मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया होता तो अभी रोने लग जाते। चलो फटाफट से समझते हैं। एक मिनट किसी का सवाल देख लूं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है ये, कितना भी पढ़ लो याद नहीं हो रहा। रट्टा नहीं लगाना है, समझना है चीजों को, है ना, हो जाएगा। अभी लगता है और आपको लग रहा है ऐसा, दिमाग में जा रही हैं चीजें, वो पेपर के टाइम पे ऐसा लगता है कई बार कि कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, या मुझे कुछ नहीं आता, सब भूल गया, वो नेचुरल है, वो प्रेशर की वजह से लगेगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 प्लस ईयर्स में ही आपको जो है कौन सा एक सवाल है बच्चा जो सॉल्व कर पाएगा, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। पहला ऑप्शन है रोहित एट 11 चॉकलेट्स, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मैनी, यानी रोहित ने 11 चॉकलेट खाई और डबल खाई, 11 की डबल खाई उसकी बहन ने चॉकलेट। हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ एट इन टोटल। देखिए चॉकलेट एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा उदाहरण है जो कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ सिंपल चला जाएगा। ये 7 से 11 वर्ष में बच्चा सॉल्व कर लेगा, इसके लिए फॉर्मल ऑपरेशनल की जरूरत नहीं है। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C। भाई A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, हु इज द टॉलेस्ट, या A एंड C के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ, A सबसे बड़ा है। सिंपल बात है ना, कि अगर राहुल बड़ा है, अब देखिए राहुल यूज करने पे यहां फिर भी ऐसा लग रहा है कि राहुल एक व्यक्ति होगा, या 3 बच्चों को खड़ा कर दिया और तब कहा कि राहुल बड़ा है सीमा से, सीमा बड़ी है रीमा से, तो आप कहेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, राहुल है। ये फिर भी कॉन्क्रीट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, वो इमेजिन कर पा रहे हो। ये सिंबॉलिक है, सिंबल्स पे इमेजिन करने को आपको कहा गया है ना। तो थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता एक्चुअली ये प्रपोजिशनल भी है और कुछ हद तक ट्रांजिटिविटी तो इसमें है ही, लेकिन ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेकर ट्रांजिटिविटी है। अगर यही कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के आपसे पूछ लिया होता तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ट्रांजिटिविटी तो आ जाती है, और ये ट्रांजिटिविटी का ही क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो बात को। तो यही क्वेश्चन अगर पलट के आ गया, सारे लोग चक्कर खा गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना तो हमने सोचा ही नहीं इतना डीप में। अभी समझेंगे। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81। देखिए होल नंबर्स भी निकाल लेता है, बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, 7 से 11 वर्ष में बच्चा करने लगता है। 7 + 9 तो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी बच्चा बता देगा। ना बता पा रहा हो तो हम लिख देते हैं 16। बात सही है। तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा 11 साल से पहले ही सॉल्व, ये भी 11 साल से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अर्थमेटिक बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड है। यहां पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी या प्रपोजिशनल थॉट, जो कि प्रपोजिशनल या रेशो और प्रपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11+ ईयर्स में बच्चा कर पाता है बेहतर तरीके से सॉल्व। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी बड़ा है सी से। देखिए ट्रांजिटिविटी भी 2 तरह की है, एक तो है कॉन्क्रीट ट्रांजिटिविटी, जहां पे अगर हम कहते हैं कि राहुल बड़ा है रीमा से, रीमा बड़ी है सीमा से, तो वो फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 बच्चे हैं क्लास में और उनके बारे में बात हो रही है। एबीसी कोई बच्चा नहीं है, यहां पे सिंबल्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये आपकी प्रपोजिशनल ट्रांजिटिविटी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी। अगर लोग यहां पे होते तो ये ट्रांजिटिविटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली हो जाती, ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली ट्रांजिटिविटी नहीं है, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए आप बच गए हो। मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है ये कि अगली बार जब आएगा क्वेश्चन और मान लो ऐसे नहीं आया तो आप फंसे ना, कि आपने रट्टे ना लगा रखे हो, अच्छा ये वाला तो बस इसी में आएगा, है ना, कि ये तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन तो यहीं पे आएगा। कमेंट्स में मेरा बहुत मन लग रहा है आज, कमेंट्स को इग्नोर करूंगी अब मैं।
चलिए डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, देखिएगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अब समझ आ गया? आगे तक ध्यान रखना है, यहां पे तो चलो ऑप्शन ही नहीं था कि कोई और आप कैसे लगाते। तो ट्रांजिटिविटी यदि लोगों वाली है या कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के है कि चॉकलेट है या लोग हैं जिनको सामने टच और फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है, आपको पता ही नहीं है ए का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब वो फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यूज नहीं हो सकता, वो फिर अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ही कुछ और ना बचे तो फिर आप उसके साथ इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांजिटिविटी तो है ही, जो ट्रांजिटिविटी की शुरुआत कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही हो जाती है। ठीक है, तो कई बार हमें ऑप्शन से खेलना होता है और कई बार आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ में क्लियर होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी थॉट से, विचार से लैंग्वेज आ रही है, पहले विचार आता है, भाषा बाद में आती है। ये कौन कह रहा है? पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये जीन पियाजे ही कहते हैं कि पहले विचार आएगा, और थॉट क्या है? कॉग्निशन का पार्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर हम देखें तो थॉट पहले आया, भाषा बाद में आई। भाई पियाजे कह रहे हैं जब बच्चों को बोलना नहीं आता जन्म से 2 वर्ष में कोई शब्द, लेकिन ये जब पेन मान लो 6 महीने में बच्चे को बोलना नहीं आता, या 8-10 महीने का बच्चा है, कोई चीज है जिसकी वोकैबुलरी उसको नहीं पता, भाषा नहीं है उसके पास, लेकिन वो किसी चीज को देख करके विचार तो फिर भी उसके मन में आ सकता है, तो थॉट से भाषा की ओर जाया जाता है, ऐसा पियाजे मानते हैं। वहीं वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज दोनों साथ साथ चलते हैं, एक समय के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल चलते हैं, समानांतर, विचार भी और भाषा भी अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, फिर बाद में जाके मर्ज होंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहले लैंग्वेज आती है फिर भाषा आती है, उल्टा नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी किसी का तो यहाँ ऑप्शन बचता ही नहीं, तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। बस ये छोटा सा एक मुद्दा है जो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि सारे ही टॉपिक पियाजे से रिलेटेड मुझे टच करने हैं, नहीं तो कुछ भी रह जाएगा तो आप फंस जाएंगे पेपर में। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य अचीवमेंट या उपलब्धि कौन सी है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये तो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, कॉन्क्रीट का नहीं है, हट जाएगा ऑप्शन। एबिलिटी टू कंजर्व, हाँ। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग 11+ ईयर्स, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होते हैं आपके जन्म से 2 वर्ष में, स्पेशली शुरुआत के 1 साल के अंदर अंदर ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये मोटर एक्टिविटीज हैं एक तरह की, जो शुरुआत के 1 साल में जिनकी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां एबिलिटी टू कंजर्व जो है, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित करने की योग्यता नहीं है, इसको संरक्षण की योग्यता कहेंगे, संरक्षण की योग्यता कहेंगे, कंजर्वेशन की एबिलिटी, ये 7 से 11 वर्ष में होती है। संरक्षण की एबिलिटी क्या है कि साइज और शेप के बदलने पे भी वॉल्यूम सेम रहता है, यानी अगर 200 ml पानी है तो छोटी बॉटल में डालो, बड़ी बॉटल में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, स्विमिंग पूल में डालो, 200 ml ही रहेगा। ये नहीं है कि बच्चा ये कहे कि जो लंबे दिखने वाली बॉटल है उसमें पानी ज्यादा होगा, छोटे या चौड़ी दिखने वाले में कम होगा। उसको पता है कि साइज और शेप चेंज हुआ है, ये 4 लड्डू हैं, चाहे इनको ऐसे फैला के रखो 5 लड्डू को, चाहे इनको एक साथ रख दो, ये 5 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहां पे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है। 3 चीजें इस स्टेज में आती है, अभी हम सर्कुलर रिएक्शन भी समझेंगे। 3 चीजें 7 से 11 वर्ष में आती हैं। CCS आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा है और कई बार पूछा जा चुका है। कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको हम कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, कि चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना, कि कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाली चीजें एक तरफ, सर्कल वाली चीजें एक तरफ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के आधार पर चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, कि भाई अलमारी में कपड़े जीन्स एक तरफ रखेंगे, शर्ट्स एक तरफ रखेंगे, सूट एक तरफ रखेंगे, साड़ी एक तरफ रखेंगे, क्लासिफिकेशन है। 7 से 11 में ये क्षमता आती है। ठीक है, और सीरिएशन, तो बेसिक सीरिएशन हो सकता है प्री ऑपरेशनल में ही आ जाए, लेकिन जो प्रॉपर सीरिएशन का अचीवमेंट है वो यहाँ है क्रमीकरण, कि लॉजिक के आधार पे आप चीजों को क्रम में बांटने लगते हैं, कि सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होगा लाइन में, फिर सबसे बड़ी हाइट वाला पीछे तक, ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये 3 मुख्य लक्षण हैं 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के जो आते हैं उसमें। बात सही है? चलिए खैर, अब ये सर्कुलर रिएक्शंस जन्म से 2 वर्ष में आ जाते हैं, इनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी रिएक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं, ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, ये जनरली पूछा नहीं जाता, बट यू नेवर नो, अब जब एक बार ऑप्शन दे दिया क्या पता कल को पूछ ले आपसे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी सर्कुलर का मतलब है यहाँ रेपिटेशन, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 से 4 महीने के बीच में बच्चे में आएगा।
जो आप देखते हैं थंब सकिंग, बच्चा सेम चीज जिससे प्लेजर उसको डेराइव कर पा रहा है वो सेम चीज रिपीट करता है। तो अंगूठा चूसना, ये बिगिन टू रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस। तो ये आप देख रहे हैं 1 से 4 महीने के अंदर, ठीक, जिसमें थंब सकिंग एक एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका सेकेंडरी, पहले प्राइमरी आया फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, रेपिटेटिव है ये सारे ही, क्योंकि सर्कुलर हमने वर्ड ही तब यूज किया है। 4 से 8 महीने में, जिसकी बात ऑप्शन में हुई थी। इंटेंशनली रिपीट एक्शंस टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, उसको कोई खिलौना मिला या इस तरह की कोई खिलौना ही है ये भी, उसने ऐसे किया, गलती से हुआ और अब वो बजा पा रहा है उसको, अब देख रहे हैं इसमें तो आवाज आती है, तो अब वो बार बार रिपीट करता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि उसको पता है इंटेंशनली कि इससे कोई रिएक्शन आ रहा है इस चीज से। तो ये 4 से 8 महीने में ये सेकेंडरी है। प्राइमरी वो था जो प्लेजरेबल चीजें हैं उनको रिपीट करता रहता है, जैसे थंब सकिंग। अब ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट वो शुरू कर देगा एक तरह का टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में 1 से 1.5 साल में। बॉटल गलती से गिरी, अब वो बार बार करके देखेगा कि देखता हूं इससे होता क्या है। ट्रायल एंड एरर है एक तरह का। तो ये 3 तरह के सर्कुलर रिएक्शन है, 1 से 4 महीने में प्राइमरी, 4 से 8 महीने में सेकेंडरी, और टर्शियरी है 12 से 18 महीने में। सेंसरी मोटर स्टेज के ही अंदर ये तीनों आएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिएगा, सही जवाब ढूंढिएगा फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिएगा, ज़्यादा समय अपने पास है नहीं, लेट तो हम ऑलरेडी है ही, आपको पता ही है, कई लोग कल दिन में करेंगे ये सवाल सॉल्व। देखिएगा, अगर हम देखें अ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स, यानी टीचर ट्रेनीज हैं जो अपना BLED BTC DLED कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। अ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स वर आस्क्ड टू राइट वन क्रिटिक ऑफ पियाजेस थियरी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लोग इसको प्रॉपरली देखेंगे, ये कोई अलग नहीं है, पियाजे की थियरी सबके लिए सेम है। तो क्रिटिक कौन सा सही है पियाजे की थियरी के बारे में, जो उनकी आलोचना है वो कौन सी सही है। आलोचना लगभग हर थियरी की आपको मिल जाएगी कि पियाजे की थियरी के बारे में क्या आलोचना की है लोगों ने, कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन है ऋतिका। ऋतिका एक वुड बी टीचर हैं, टीचर ट्रेनिंग है, मान लो B.Ed कर रही हैं, BTC कर रही हैं, वो कह रही हैं पियाजे मिस्ड द इम्पैक्ट ऑफ the social environment and culture on cognitive development because he was so focused on the universal stages of cognitive development and biological maturation। कि पियाजे ने समाज और संस्कृति को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, क्योंकि उनका सारा ध्यान हेरिडिटी पे था, मैचुरेशन पे था, बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे था, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यूनिवर्सल स्टेजेस पे था। यूनिवर्सल स्टेज का मतलब होता है दुनिया में जो एक ही जैसी है स्टेज, ऐसा नहीं है अमेरिका में पियाजे की स्टेज अलग होंगी और इंडिया में अलग होंगी, सारी दुनिया में सेम होंगी, यानी यूनिवर्सल है। ये बात तो सही है, और उन्होंने कल्चर पे उतना फोकस नहीं किया, इस चीज का ये क्रिटिसिज्म है पियाजे का, कि जितना संस्कृति पे फोकस वाइगॉत्स्की ने किया पियाजे ने नहीं किया। फिर आता है राधा क्या कह रही हैं, तो ये बात तो ट्रू है। राधा क्या कह रही हैं, हमको फॉल्स चाहिए, रॉन्ग। कौन सा एक क्रिटिक रॉन्ग है? कितने लोग हैं जो 1 दे रहे हैं? 51% लोग। रॉन्ग की बात हो रही, गलत जवाब दे रहे हो, वेरी बैड। घूम गए जरा सा एक सवाल पूछते ही। देखो एक बार, राधा हिज थियरी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यानी राधा कह रही हैं कि उनकी जो थियरी है वो डिफरेंट कल्चर्स पे बेस्ड नहीं है, जो कि कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने सारे कल्चर तो नहीं स्टडी किए, स्विस बच्चों को स्टडी किया है, खुद के बच्चों पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। समय क्या कह रहे हैं, पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। कि जो टास्क है उसके चलते जो है उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें अंडर एस्टिमेट हो गई बच्चों की क्षमताएं। ऐसा कहा जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में के बच्चों की क्षमताओं को उन्होंने कम आंका, जबकि वो बहुत कुछ करने लगते हैं बच्चे। ठीक, फिर आता है डी ऑप्शन, अस्मिन ही हैज टेकन चिल्ड्रन ओनली फ्रॉम 0 to 12 years ऑफ एज। ये उन्होंने कहा है कि सिर्फ पियाजे ने सिर्फ 0 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही काउंट किया है। ये मैंने आपको भी बताया था, 11 एंड अबव से तो शुरू होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, खत्म नहीं हो जाती है। 11 years ऑनवर्ड्स, 11 साल और उसके बाद वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, और कम से कम भी तो 11 से 15 है, आगे तक भी आप उसको ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बचता ही नहीं है, हमको रॉन्ग चाहिए था, रॉन्ग 4th ऑप्शन ही है सिर्फ, और रॉन्ग चाहिए था हमको, जो कि कितने लोग जवाब दे रहे हैं देखना जरा, है 29, तो सिर्फ 29% लोग सही जवाब दे रहे हैं। बाकी अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि पियाजे ने मिस किया इम्पैक्ट सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर का ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज ही वाज सो फोकस्ड। ये बात बिल्कुल सही है, इनका सही है, इनका जो क्रिटिक है। रॉन्ग पूछा है, देखो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो सही होगा, क्योंकि गलत ही पूछा है हमसे, तो रॉन्ग पूछा, ये तो सही है क्रिटिसिज्म, ये हाँ ऐसा ही हुआ था। हिज थियरी पूरी दुनिया पे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, स्विस चिल्ड्रन पे और उनके खुद के बच्चों पे बेस्ड है। स्विस मतलब वो स्विट्जरलैंड से थे, तो उन्होंने वहीं के बच्चे और अपने बच्चों पे ही जो है एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर की स्टडी की उन्होंने, सभी संस्कृतियों की, कि वो भारत भी आए और फिर उन्होंने रिसर्च की या अमेरिका भी गए हों।
ठीक है ना, नेगेटिव पूछा था, रॉन्ग पूछा था आपसे। समय कह रहे हैं पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। अंडर एस्टिमेट कर लिया उन्होंने क्षमताओं को बच्चे की, क्योंकि जो टास्क थे वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं कि अगर उनको सिंपल भाषा में यूज किया जाता तो छोटी उम्र के बच्चे भी उनके टास्क को सॉल्व कर देते। जैसे 3 माउंटेन टास्क है उनका, एक ईगो सेंट्रिज्म के लिए, तो ऐसे कई टास्क हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, अगर उन टास्क को आसान बना करके पेश किया जाता तो वो कम उम्र के बच्चे भी या प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे भी उन चीजों को सॉल्व कर देते। बट क्योंकि वो टास्क इतने कॉम्प्लेक्स थे तो अंडर एस्टिमेट हो गई उन बच्चों की क्षमताएं, बिकॉज ऑफ वो टास्क बड़े बच्चे ही सॉल्व कर पा रहे थे, जबकि वो कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों में भी आ जाता। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही गलत है कि सिर्फ जन्म से 12 वर्ष के बच्चे लिए, नहीं भाई, उसके आगे की भी उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। आ 22-year-old गर्ल सेड दैट जीन पियाजे इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी उग्र रचनावादी हैं पियाजे, ऐसा 22 साल की एक लड़की कहती है। व्हाट डज द टर्म रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन, यानी रेडिकल या उग्र रचनावादी जो टर्म है, शब्द है, इसका अर्थ क्या है। देखिए पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं, और वाइगोत्स्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो समाज में बच्चा एक्टिविटी करके ज्यादा सीखेगा, ये वाइगोत्स्की कहेंगे। और पियाजे क्या कहेंगे, पियाजे कहेगा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, चाहे समाज में ही कर रहा हो लेकिन अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, अपना स्कीमा बना करके सीखेगा, तो वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड है पियाजे। तो जब हम देख रहे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन में आप चूज करके फटाफट से बताएंगे। सेकंड ऑप्शन 65% लोग सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। मतलब अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है और सारा ज्ञान शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है। कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, वो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, या भी आया था ना, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मैनिपुलेटिंग एनवायरमेंट, यानी एक्टिव एक्सप्लोरर है बच्चा, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। समाज का उतना उन्होंने महत्व नहीं रखा यहाँ पे। तो लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल, मैं जब ये कह रही हूँ ना समाज का उतना महत्व नहीं रखा, जीरो महत्व नहीं है, उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगोत्स्की ने दिया, या कल्चर को इग्नोर ही कर दिया एक तरह से, ठीक है ना। तो लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट वेयर टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में हो रही है, ये नहीं कहा जाता। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म टोटली इंडिपेंडेंटली फोकस करता है बच्चे की एक्टिविटी पे। लर्निंग इज डन थ्रू द ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच, नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। करंट थिंकिंग पे फोकस्ड है, बिल्ट ऑन चाइल्ड्स करंट थिंकिंग, नहीं। पूछा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है, तो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कहेंगे कि बच्चा एक्टिवली सबसे ज्यादा अपने स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को, वो और बच्चे का जो स्कीमा है वो उसकी एक्टिविटी पे बेस्ड है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहेगा। वहीं वाइगोत्स्की कहेंगे समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन पे बेस्ड है। आता है क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स। जो अमाउंट है या क्वांटिटी है, मात्रा है बच्चों की सोच की, विचारों की, वो अडल्ट्स जितनी ही है या जैसी ही है, बात सही है। एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट, क्वालिटी यानी काइंड इज डिफरेंट, काइंड डिफरेंट है बच्चों की सोचने का, क्वालिटी डिफरेंट है, अमाउंट सेम है या क्वांटिटी सेम है, बात तो सही है, कोई दिक्कत, ट्रू है ये बात, यस। अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे हम। पियाजे ने 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस दिए, क्वांटिटेटिवली नहीं। अमाउंट सेम है, सोच बच्चा भी रहा है, वो अपने पेपा पिग को बाइक पे बिठाने के बारे में सोच रहा है, आप किसी की बाइक पे बैठने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या वाइस वर्सा, वॉट, ठीक, जेंडर न्यूट्रल बात है। तो अगर हम देखें ये, तो क्वालिटी में अंतर है सोच की, सोच दोनों रहे हैं, बड़े भी और बच्चे भी, ठीक। रीजन क्या है इसका, द स्टेज, उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा कम सोचता है, आप ज्यादा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है, बच्चे की थिंकिंग इंफीरियर है, आप सुपीरियर हैं, नहीं। रीजन क्या है इसका, द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। ये बात भी सही है कि पियाजे की स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, ज्यादातर लोग जो भी स्टेज दे रहे हैं वो यूनिवर्सल ही होती हैं, चाहे वो कोहलबर्ग हो चाहे वो पियाजे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोहलबर्ग की स्टेजेस इंडिया में तो 4 हैं और अमेरिका में 5 हैं और यूरोप में 6 हैं, ऐसा तो नहीं है 6 स्टेजेस हैं तो 6 ही हैं, चाहे आप अमेरिका में बैठ के पढ़ रहे हो कोहलबर्ग को, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हो, है ना, मन करे पाकिस्तान में भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ाई हो तो, ठीक। स्थिति खराब है ना वहां की एजुकेशन की। देखिए, तो अगर हम देखें पियाजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, पियाजे की स्टेजेस तो यूनिवर्सल हैं भाई, सार्वभौमिक हैं, सेम है स्टेजेस, चाहे आप कहीं चले जाओ, किसी कजाकिस्तान में बैठे हो, अफगानिस्तान में बैठे हो, अफ्रीका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, कहीं बैठे हो, पियाजे के स्टेजेस वही 4 स्टेजेस हैं, सिंपल बात खत्म। तो ये बात तो ट्रू है,
तो पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है कि भैया बच्चे जो हैं सेम सोचते हैं बड़ों के जैसे, बस क्वालिटी का डिफरेंस है। यस, रीजन क्या दिया इसका? द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, यानी यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, इनवेरिएंट हैं, अपरिवर्तनीय हैं, चेंज नहीं होती हैं। दोनों बातें सही हैं। जब दोनों बातें सही होती हैं तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है? 3 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं हम। असर्शन रीजन हमने डिस्कस किया है ना, कि जब ए और आर दोनों सही हैं तो अब ये देखना है ये आर ए के लिए सही है कि नहीं है, ये राहुल जो है ये अमृता के लिए सही है कि नहीं है, आई मीन ये ए के लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पता लगता है कि ये कुछ अपनी गा रहा है और ये कहीं और की कहानी चल रही है, दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। रीजन में जो कहा गया है वो स्टेटमेंट से एकदम अलग है। वहां कहा गया था क्वालिटेटिवली अंतर अलग है स्टेजेस, ये कह रहे हैं यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, रीजन तो बताया ही नहीं। तो दोनों सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ब्रेकअप, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपल, फोर्थ ऑप्शन। गलत जवाब आप लोगों ने 55% लोगों ने खुशी खुशी दिया है। इसमें आपको जो है 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमें आदत हो गई है ए और आर सही हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए भी सही होंगे। रट्टाफिकेशन है ये, रोट लर्निंग कर रहे हो, गड़बड़ है, फंस जाओगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 years ऑफ एज की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर्स टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति के सिर्फ एक ही पहलू पे जोर है, दूसरे पहलुओं को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है। जब भी बात आए किसी भी परिस्थिति के एक ही पहलू पे जोर है, इसका मतलब सेंट्रेशन की बात हुई है ना, मतलब सेंटर्ड है, ध्यान एक ही पर्सपेक्टिव पे, एक ही चीज पे केंद्रित है बच्चा। अगर इसका उल्टा पूछे कि अलग अलग चीजों पे देख पा रहा है तो डिसेंट्रेशन है। डिसेंट्रेशन 7 से 11 में दिखेगा, ये 2 से 7 में प्री ऑपरेशनल में आता है सेंट्रेशन जो है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, एक्शंस में रिवर्स करना है, मेंटली आप रिवर्स कर पा रहे हो चीजों को या नहीं, फॉरवर्ड थिंकिंग ही होती है इरिवर्सिबिलिटी जब होती है तो। लेकिन सेंट्रेशन में हो सकता है आप रिवर्स कर पाओ या नहीं कर पाओ, वो कहानी नहीं है। यहां पे मुद्दा है कि आप अलग अलग पहलू नहीं देख पा रहे हो किसी सिचुएशन के। कि जब माउंटेन टास्क किया गया, 3 माउंटेन टास्क, तो एक बच्ची की जो डॉल थी और जो बच्ची थी, वो बच्ची अपनी डॉल के पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रही, उसका सारा ध्यान सेंटर्ड है एक ही पहलू पे। तो सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन नहीं हो पाता, क्योंकि आप दूसरे पहलुओं को देख ही नहीं पा रहे, ईगो सेंट्रिक हैं आप, है ना, आपका ध्यान सारा एक ही चीज पे केंद्रित है। 2 से 7 वर्ष में ऐसा होता है। ये कॉजेशन और उस पर तो आप देख नहीं पा रहे हो। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, 2 इररिलेवेंट या 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देते हो, इलॉजिकल थिंकिंग है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ये भी 2 से 7 में ही होती है ना। कि चांद भी गोल है, मेरी बॉल भी गोल है, तो चांद जो है मेरी बॉल के जैसा है। या वो जो हम रामायण में वो देखते हैं ना कि हनुमान जी जो है सूरज को अपनी बॉल समझ करके खा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो, है ना, कि उनको लग रहा है ये मेरी बॉल ही है क्योंकि ये भी गोल है। तो वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, 2 से 7 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। 4 साल की अपर्णा ये कहती है कि जो बटन होता है वो जिंदा है, जीवित है, उसमें सांस है, वॉटेवर, बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। भाई कि मैं ये कहूं कि ये चेन जो है, ये जिप जो है, ये अपने आप में इसमें ताकत है, जान है और ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इससे ये जैकेट बंद हो जाती है। तो आपको लग रहा होगा क्या हो गया, आपको दवाई ववाई नहीं ली क्या आज, है ना, इस तरह की बातें आप करने लग जाओगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है ना। तो अगर हम देखें, मतलब दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मजाक उड़ाना बुरी बात है। एनीवे, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। मतलब बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो बटन है ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी शर्ट को बांधने में ये मदद करता है। यानी बच्चे में अपनी एक बटन में अपनी एक जान है कि इस पेन अगर गिरेगा तो इसको चोट लग जाएगी। अगर मैं ये कहने लग जाऊं तो क्या होगा, मैं एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रही हूं, यानी मैं सजीववादी चिंतन कर रही हूं कि मुझे लग रहा है कि निर्जीव चीजों में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी सांस है या जान है, या वो अपनी कोई सोच रखते हैं। निर्जीव को सजीव समझ रही हूं। 2 से 7 वर्ष में ही ऐसा होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तब होती है जब फॉल्स रीजनिंग हो, इलॉजिकल रीजनिंग हो या इंट्यूटिव रीजनिंग हो, कि मेरा मन कर रहा है, अच्छा पापा आए तो बारिश आई, पापा 2 बारिश लेकर के आते हैं, 2 अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, जोड़ दिया लेकिन दिमाग ने, ठीक है ना, कि चंदा को मामा बना दिया, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है। सेंट्रेशन एक ही चीज पे जब ध्यान केंद्रित हो। हाइपो, अब आपको समझना है कि अगर एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करा दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज ने तो सेंट्रेशन,
नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया तो एनिमिस्टिक थिंकिंग। नहीं तो इन सब में बहुत छोटी छोटी कॉमनैलिटीज हैं, समानताएं हैं, आप फंस सकते हैं अगर आप कीवर्ड पे ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे। तो फिर आपको लगेगा यार सेंट्रेशन में भी तो ऐसा हो सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11+ साल बाद आएगी, वो तो हायर लेवल थिंकिंग है। तो ये दो एनिमिस्टिक थिंकिंग है। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि आरू एक बच्ची, उसको लगता है इस रस्सी मेरे पैर में अटक जा रही है, वो भी एनिमिस्टिक थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। 2 से 7 वर्ष की जो उम्र है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में, यानी पियाजे की जो दूसरी और तीसरी स्टेज है, SPCF की बात हो रही है ना, तो ये प्री ऑपरेशनल को कौन सा एक विचार है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करता है? सिंपल सवाल हमसे ये है, मुख्य डिफरेंस क्या है, दोनों स्टेजेस की क्वालिटी में क्या अंतर है, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा प्री ऑपरेशनल में है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। 67% लोग सही जवाब इसमें आई थिंक दे ही रहे हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस तो जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाएगा। हाइपोथेटिकल रिडक्टिव रीजनिंग 11+ ईयर्स में। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 में। तो अगर एलिमिनेशन से जाओगे तो आसानी से आप डिसेंट्रेशन तक पहुंच जाओगे। वैसे भी यही है, ये और इरिवर्सिबिलिटी 2 मुख्य अंतर हैं। दोनों एक साथ नहीं देगा, क्वेश्चन फिर कैसे पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी कराना जरूरी है ना, पूछ लेता है अलग अलग बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू। टीचर का क्या रोल है? ऑप्शन ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। भाई टीचर का रोल यानी बच्चे को एक्टिव रखना है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना ताकि बच्चे अपना स्कीमा को अडेप्ट कर सके। बात तो सही है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कई बार आप दे सकते हो ताकि डाउट्स क्लियर हो। यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन। बच्चा यहां भी एक्टिव है, आपको सिंपली देखना है 90% क्वेश्चन पेडागोजी के ये देखने से सॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा एक्टिव है कि पैसिव है। जिन ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। कि असंतुलन पैदा करने के अवसर देना, यानी जहां बच्चे को नए स्कीमा बनाने पड़े, पुराने सिचुएशन जो सीखा है उसमें कंफ्यूजन हो ताकि क्लैरिटी आए। डिसइक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, या तो पुरानी स्कीम में फिट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, या सिमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है, बच्चा एक्टिव है। फोकस ऑन प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, उल्टा होगा। जो भी व्यक्ति एक्टिव रखने की बात करेगा बच्चे को, प्रोसेस पे फोकस कराएगा कि भाई आप सीखने की प्रक्रिया पे फोकस करो। कल मैंने आपको यही कहा था 1 मंथ स्ट्रेटजी में कि आप तो प्रोसेस पे फोकस करिए। अगले 1 महीने तक आपको जितना हो सके पढ़िए, आप सारी मैराथन देखिए, नोट्स पढ़ लीजिए, रात के 9 बजे के सेशन सारे लीजिए, है ना। आप तो प्रोसेस पे फोकस करिए कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, बजाय कि ये सोचे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब तो टाइम नहीं है, अब तो 1 ही महीना है, अगली बार देखेंगे, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला। कुछ नहीं, आपको आपका ध्यान प्रोसेस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट पे नहीं कि कितने नंबर आएंगे। अब वो समय नहीं है, वो गया समय। आपको आज मेहनत करनी है प्रोसेस पे, हर दिन आप मेहनत कर रहे हो, प्रोसेस पे फोकस रहे तो बच्चा एक्टिव है। प्रोडक्ट तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, बच्चों को लेक्चर दे दो। लेक्चर मतलब डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या आपके जिसको हम कहते हैं दिमाग में भर देना, डायरेक्ट एक्सपोजिटरी टीचिंग, इन सब के खिलाफ है प्याजे। इसमें बच्चा पैसे हो जाएगा, आप दिमाग में भर देंगे, जबकि प्याजे की थियरी में बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ए और बी बोथ सही होंगे, जो कि 69% लोग सही दे भी रहे हैं जवाब। ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, बात सही है। बाकी के दोनों ठीक नहीं हो सकते। देखिए, डिसइक्विलिब्रियम के अवसर प्रदान करने का मतलब ही नहीं हर टाइम डिसइक्विलिब्रियम में रखना है बच्चे को। डिसइक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है भाई, अगर हम ऑप्शन में आपने उसको बताया नहीं, जैसे वो नाइव कॉन्सेप्शन वाला एग्जांपल होता है कि मैं बहुत बार लेती हूँ ये एग्जांपल, कि बच्चे के दिमाग में ये है कि पानी तो अलग अलग रंग का होता है, तो आपने अलग अलग रंग का पानी दिखाया और एक्चुअल में फिर बाद में बताया कि भाई वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। जब आप और उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि यार मैंने तो देखा है अलग अलग रंग का पानी। अब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, अब डिसइक्विलिब्रियम से क्या होगा, वो अपडेट करेगा अपनी नॉलेज को, एकोमोडेट करेगा, स्कीमा में चेंज लाएगा, विच इज गुड। ऐसी तो हम नई चीजें सीखते हैं। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन आज ऐसा कराऊं ही ना जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, तो फिर आप कैसे अपनी नॉलेज को अपडेट करोगे? तो ये एक बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, आफ्टर गेटिंग आउट। ये तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन हमें करना है क्योंकि आ ही जाता है इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के। देखिए, वो क्वेश्चंस भी मेरी ऐड करना जिम्मेदारी है, चाहे वो आसान हो, बट जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने से निकलना बार बार जरूरी है। फटाफट से जवाब दीजिएगा, इसमें हम समय नहीं लेंगे, ये तो आसान सवाल है, फिर भी कम ही लोग सही जवाब दे रहे हैं। After getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this?
किस स्टेज पे रीजनिंग ये वाली होगी बच्चों की कि जब एक बच्ची आरू, उसके पैर में एक रस्सी अटक जाती है, वो स्किपिंग रोप होता है ना, रस्सी कूदना, तो रस्सी बीच में अटक गई, उसने कहा इस रस्सी ने मुझे आउट कराया है, मतलब उसको लग रहा है नॉन लिविंग चीज में जान है। इसका मतलब क्या है, वो बच्ची प्री ऑपरेशन स्टेज में एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रही है ना, 2 से 7 वर्ष में है। सजीववादी चिंतन, बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग सही जवाब दे रहे थे इसमें? 78 के आसपास। मतलब ये इतने आसान क्वेश्चन, इससे पहले मैंने अभी एनिमिस्टिक थिंकिंग का एक क्वेश्चन कराया, फिर भी 22% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, नॉलेज का क्या होता है, इस बार भी वाइगॉत्स्की पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस पियाजे की जगह वाइगॉत्स्की लिखा हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को कैसे ना कराऊं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ये कराना, कि वो क्वेश्चंस तो जरूर होने चाहिए जो बार बार रिपीट ही होते हुए आए हैं। पता चला आपने सब नया तो कर लिया, या ऐसे बेढंगे से क्वेश्चन कर लिए जो स्टैंडर्डाइज थे भी नहीं, और पेपर फिर भी आपसे 60-70% रिपीटेडली ही पूछ रहा है। तो जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान इनेट है, पहले से है। बेकार बात है ये। को कंस्ट्रक्टेड है, हाँ बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, ऑप्शन में वही सही होगा। इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल, ना 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 मुन्ना ना, ये सेम ऑप्शन आया हुआ है 2024 के दिसंबर के क्वेश्चन में, जिसमें वाइगॉत्स्की लिखा हुआ है, तब तो ये सही हो जाता। अगर यहाँ वाइगॉत्स्की होता तो सेकंड ऑप्शन 100% सही था। अब जिसने सिर्फ आधा पढ़ा है वो गलत कर देगा। विजिबल बिहेवियरल चेंज की, व्यावहारिक परिवर्तन की बात ना पियाजे करते हैं, ना वाइगॉत्स्की करते हैं, ना ये रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, ना ड्रिल प्रैक्टिस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा, कोई उसके दिमाग में भरेगा नहीं ज्ञान को। 43%, 47% लोग सिर्फ जवाब सही दे रहे हैं। क्यों भाई, इतना आसान क्वेश्चन, धरती पे इससे आसान क्वेश्चन कहां उपलब्ध है, बताइए आप। तो फोर्थ ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है ज्ञान, बच्चा एक्टिव होगा, सिंपल। प्याजे का कोई भी सवाल है तो बच्चे का सक्रिय होना महत्व है, मस्ट, महत्वपूर्ण है, मस्ट है। कोई पहले से नहीं होता कि इनेट, जन्मजात नहीं होता, बच्चा ज्ञान का सृजन करता है ना, वो खाली तख्ती है, ठीक है ना, वो कोई ब्लैंक स्लेट भी नहीं है, वो सृजन कर रहा है अपने अनुभवों के आधार पे। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ 4-legged एनिमल दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। एक बच्चे ने रियलाइज किया कि एक 4 टांगों वाला एक एनिमल है, एक पशु है जो ने करता है। समझ गए ना, ने वाली आवाज कौन निकालता है, घोड़ा। दैट नेज कैन नॉट फिट, या फिर हो सकता है बकरी की कोई अलग तरह की आवाज अगर आ जाती है यहाँ पे तो, या म्याऊ वाली आवाज निकाल देते। मतलब 4 लेग वाला एनिमल जो ने करता है, ना कि भौंकता है, बार्क नहीं करता है, कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। तो जो बच्ची का पहले से बना हुआ स्कीमा है, स्कीमा क्या है, हमारी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कंप्यूटर में, दिमागी कंप्यूटर में सेव्ड इंफॉर्मेशन है, उसको स्कीमा कह रहे हैं हम, सिंपल। तो बच्चे के दिमाग में 4 लेग वाला एनिमल कुत्ता होता है, लेकिन जो 4 लेग का एनिमल है और वो ने कर रहा है, भौं नहीं कर रहा, तो अब वो अपने पुराने स्कीमा में, पुराने सॉफ्टवेयर में फीड नहीं कर पा रहा है इस चीज को कि भैया ये डॉग तो नहीं है, ये तो कुछ और है। अब कुछ और क्या है उस पर आएंगे हम। वॉट प्रोसेस विल शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा। अब वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएगी बच्ची, टू फिट दिस इंफॉर्मेशन, टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा। यानी एक बच्चे को एहसास होता है कि एक 4 पैरों वाला जानवर जो हिनहिनाता है, उसकी मौजूदा स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है कुत्ते का, उसमें फिट नहीं हो सकता, नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी। अच्छा सवाल है, चक्कर आएंगे इसमें कई लोगों को, है ना। डिसइक्विलिब्रियम की प्रक्रिया, भाई उस यहां कहा गया है कि इस प्रोसेस जो अंडरटेक होगी टू फिट इन दिस न्यू इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि ये इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नई इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए। होम्योस्टेसिस, ना मुन्ना ना। फिर क्या होगा, सब अलग अलग जवाब जो है इसको दे रहे हैं, दिखाना जरा, सब अलग अलग। 60% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, और 24 कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, कितनी कमाल की आपकी बात है ये, अभी बात करेंगे इस पे। कितना अच्छा लग रहा है चुप होके, मेरी खुद की आवाज़ कानों में गूंजने लगती है एक टाइम के बाद ना, मुझे लगता है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए। एनीवे, क्वेश्चन तो यही है यार, मुझे लगा कहीं कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो। क्वेश्चन इज सेम ओनली। बहुत बढ़िया, चलिए।
स्काई डाइविंग की वीडियो हो नहीं पाया यार स्काई डाइव। आप लोगों की नज़र लग गई, आप लोगों ने इतना कमेंट्स में भर दिया कि आप स्काई डाइव मत करो, आपको कुछ हो गया तो हमें कौन पढ़ाएगा, है ना। तो अगर एनर्जी, नज़र, ये सब चीज़ें होती हैं तो वो लग गई। मैं गई स्काई डाइव के लिए प्रॉपर तैयार होकर के 29 तारीख को, 29 दिसंबर को, और उन्होंने कहा कि आज तो स्काई डाइव कैंसिल है, जो भी वो इंग्लैंड की मैडम थी, है ना, उन्होंने कहा कि स्काई डाइव तो कैंसिल है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। मैंने कहा जी क्या हुआ एग्जैक्टली, बैड वेदर में हुआ क्या है ये बताओ मुझे, तो ठीक लग रहा है सब। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के चलते आज स्काई डाइव कैंसिल कर दी गई है और 4 जनवरी तक कोई फ्री स्लॉट नहीं है, और मुझे 4 जनवरी की सुबह ही वहाँ से फ्लाइट लेके दुबई से वापस आना था इंडिया। तो हेंस प्रूव्ड, या जो भी कहें, कंक्लूजन ये है कि स्काई डाइव नहीं हो पाई। आप लोगों का शुक्रिया, अगली बार जाऊंगी तो मैं आप पे डाल देती हूँ ये, है ना, ये मैं ईगो सेंट्रिक होकर के या एनिमिस्टिक थिंकिंग करके आप पे डाल देती हूँ। अगली बार जाऊंगी तो स्काई डाइव करके आऊंगी, बात खत्म। एनीवे, तो इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। 60% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अ चाइल्ड रियलाइजेज दैट अ 4-legged एनिमल, एक 4 पैरों वाला जो है एनिमल है, दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब वो ने करता है और वो अपने स्कीमा में उसको फिट नहीं कर सकती डॉग के स्कीमा में, क्योंकि ये कुछ और है, क्या है हमें नहीं पता। वॉट प्रोसेस विल शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा। ये नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए क्या करना होगा, पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करना होगा। अब इस पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करना मतलब मॉडिफिकेशन लगेगा। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन है आपका एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना पड़ेगा, है ना। जो उसने सोचा था कि सारे 4 पैर वाले एनिमल जो हैं वो डॉग होते हैं, अब उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। भैया सारे 4 पैर वाले जो है वो डॉग नहीं होते हैं, जो ने करते हैं वो अलग होते हैं, जो म्याऊं करते हैं वो अलग होते हैं, जो भौं भौं करते हैं वो डॉग होते हैं। तो एकोमोडेट किया है उसने। एसिमिलेशन में सिंपल हो जाता कि अगर उसको ये कहा जाता कि ये 4 पैर वाला एनिमल है लेकिन ने करता है, भौं भौं नहीं करता है, तो वो ऐड कर लेती एग्जिस्टिंग स्कीमा में एक इंफॉर्मेशन को। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है, समायोजन। देखो अच्छा, इसमें सिंपल एक बात और समझ लेते हैं कि जब हम जस्ट ऐड कर लेते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो वो है आपका एसिमिलेशन, लेकिन हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है नई इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए। पुरानी स्कीमा में मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट या मैनिपुलेशन लग रहा है, तो हमको क्या करना होगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा या नया स्कीमा बनाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि हॉर्स का बनाना पड़ रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गोल क्या है, या कौन सा एक ऑप्शन है जो सही होगा। ऑपरेशनल थॉट आ जाए बच्चे में, ये गोल होगा। अमूर्त चिंतन आ जाए, ये तो 11+ एज में आएगा अमूर्त चिंतन। देखिए मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके। जैसे ये पेन है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये जैकेट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है ना। इसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस तो ऑफकोर्स किया ही जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो है, अमूर्त चिंतन वो है जो इमेजिन करना पड़े, जरूरी नहीं है उसको देखा जाए, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में अंतर है। कॉन्क्रीट में जो है 7 से 11 वर्ष में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें सामने नहीं है उन पे भी सोच पाना है, ये 11+ ईयर्स में आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाएगा। सिंबॉलिक थॉट 2 से 7 वर्ष में आ जाएगा। सिंबॉलिक थॉट को एक और शब्द कहते हैं सिमियोटिक फंक्शंस, यानी सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू कर देता है 2 से 7 वर्ष में। जैसे वो ABCD लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज भी तो सिंपल ही है, वो सिंबल ही है ना एक। और आपका जैसे रेड लाइट पे ये टर्न अगर ऐसे है तो इस सिंबल्स को समझना। इसके अलावा आपका हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर के उड़ने की कोशिश करना। ठीक, तो ये जो कहानी है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सिंपल है ऑपरेशनल थॉट। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 50% लोग। ऑपरेशनल थॉट का क्या मतलब होता है, ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना। लॉजिक बिगिंस, संक्रियात्मक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक बिगिंस। इंडक्टिव लॉजिक आ जाता है बच्चे में, है ना, एग्जाम्पल टू रूल जाने वाला। अगर आप देखोगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य क्या है, तो संक्रियात्मक चिंतन डेवलप करना, यानी ऑपरेशनल थिंकिंग, यानी लॉजिकल थिंकिंग आ जाए। पियाजे की पूरी थियरी में ही जहां जहां ऑपरेशनल वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब ये लॉजिक। तो प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिक से पहले की अवस्था, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, यानी लॉजिक वाली अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब लॉजिक के परे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली अवस्था। खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
वाइगॉत्स्की और पियाजे अधिगम और विकास के बारे में क्या सोचते हैं? इन दोनों की थिंकिंग लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर के अलग है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को लेकर के अलग है, तो आपको फटाफट से बताना है। कोई कह रहा है व्हाट इज सीटेड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, बताएंगे 8 फरवरी की बात। बताइएगा एक बार। सेकेंड 53% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी। विच पियाजे और वाइगॉत्स्की क्या अलग सोचते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में? देखो, लर्निंग वो चीज है जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस अगर आप ना डालें तो वो नहीं होगी। जैसे साइकिल चलाने में एफर्ट प्रैक्टिस डाल के आपने नहीं सीखी साइकिल, तो आप 50 साल के भी हो जाएं तो साइकिल अपने आप नहीं आ जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाती हैं। दांत निकलने में आप कुछ ना करें तब भी बच्चे के दांत निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी अलग अलग बच्चों को, किसी को लेट होगा, किसी को धीमे, बट हो जाएगी, है ना। प्यूबर्टी हिट हो रही है बच्चे में, आप कुछ कर नहीं रहे, अब अंडर नरिश्ड रह जाए वो एक अलग कहानी की, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। बट डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स में आपका कोई रोल नहीं होता। लेकिन लर्निंग बिना एफर्ट के नहीं होगी। भाषा आपको बिना एफर्ट और प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। तो सीखना मतलब लर्निंग जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस लगे। डेवलपमेंट में कई चीजें ऑटोमेटिक होती हैं बिकॉज ऑफ मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, हेरिडिटी। समझ रहे हो? तो ये मुख्य अंतर है दो चीजों में। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पियाजे और वाइगॉत्स्की इसके बारे में क्या कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर हम देखें वाइगॉत्स्की की बात करें तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं डेवलपमेंट, ये आपको सही पहचानना है कि कौन सा एक सही है, इसमें कई फालतू बातें लिखी होंगी जो सही नहीं होंगी। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। देखिए, जो स्टेजेस की बात नहीं करता वो डेवलपमेंट स्टेजेस में होगा, इसकी बात तो करते नहीं है। वो तो कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, एलडी लर्निंग से डेवलपमेंट होता है एज पर वाइगॉत्स्की। ये गलत हो जाएगा। पियाजे कह रहे हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, उल्टा होता है इसका। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं इसमें? 64% लोग बी कह रहे हैं, जो कि गलत ही है। वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, ठीक है। पियाजे कह रहे हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, विकासात्मक अधिगम के लिए या अधिगम के विकास के लिए आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। लेट्स सी, मे बी और मे बी नॉट, है ना, बहुत ही क्लोज है, देखते हैं। वाइगॉत्स्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात एकदम सही है। पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, ये बात भी एकदम सही है। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस, ये फोर्थ ऑप्शन है। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे ही फोकस करो। पियाजे कह रहे हैं चाइल्ड लिटिल साइंटिस्ट है। ये दो अलग ही कहानियां चल रही हैं। यहाँ डेवलपमेंट और लैंग्वेज इसकी बात हो रही थी कि लर्निंग और डेवलपमेंट की, यहाँ लैंग्वेज और डेवलपमेंट की बात होने लगी, या लैंग्वेज एंड थॉट की बात होने लगी, तो ये हट जाएंगे। अब आप कहेंगे सेकंड और थर्ड में हम कंफ्यूज हैं जी। अच्छा, करते हैं क्लियर कंफ्यूजन। मैं थक गई यार, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, इससे पहले भी क्लास थी। वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है, बात तो सही है। लेकिन बात क्या चल रही थी यहाँ पे, लर्निंग और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या कहलाता है, ये अपनी कहानी गा रहे हैं यहाँ पे। अधिगम के विकास के लिए आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, चलो ये भी बात हम मान लेते हैं कि हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। बट पूछा क्या था दुग्गल साहब, ये देखना है ना आपको। पूछा कुछ और था, कह कुछ और रहे हैं, है ना। रामायण खत्म हो गई, फिर डैश डैश डैश, समझ रहे हो, कुछ और ही चल रहा है। तो अगर हम देखें इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बात लर्निंग और डेवलपमेंट की हुई थी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो थर्ड ऑप्शन ही है जो सिर्फ लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में सही से सटीक तरीके से बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जितने लोग खुश हो कि 60% जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है। हाँ मान लिया, लेकिन डेवलपमेंट का क्या, यहाँ पे लर्निंग और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या कहलाता है ये बताना था, सिर्फ लर्निंग के बारे में बात नहीं करके छोड़ देनी थी। तो ये तो यही हट जाएगा ऑप्शन, बचता ही सी है जो दोनों के बारे में प्रॉपरली बात कर रहा है ना। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी पहले अधिगम होता है, अधिगम से बच्चे का विकास होता है। भाई मैंने 4 किताबें पढ़ी, मेरी समझ विकसित हुई, बिना वो पढ़े मेरी उम्र बढ़ती रहती तो क्या उतना ही विकास होता जितना एक उस व्यक्ति का हुआ है जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, ज्यादा अनुभव किया है, ज्यादा दुनिया देखी है? नहीं हो पाता। तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं लर्निंग से आपका विकास होता है। पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, कि भैया पहले आपकी स्टेज विकसित हो, आपका दिमाग उतना विकसित हो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही तो हम लॉजिकल चीजें पढ़ाएंगे, उससे पहले कैसे पढ़ाएंगे? तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट पहले होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से, फिर आप सिखाओगे उस हिसाब से। तो ये दो इनकी मुख्य अंतर हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में। ठीक, कि पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, ये मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है एकमात्र, हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। ये मुख्य अंतर है कि वाइगॉत्स्की कहते हैं अधिगम विकास से पूर्व होता है या अधिगम से विकास होता है। पियाजे कहते हैं विकास अधिगम से पूर्व होता है, पहले विकास नहीं हुआ होगा। यानी अगर बच्चा मान लो हेरिडेटरी मेच्योर नहीं है तो 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं साइकिल चलाना सीखेगा तब तो उसका बहुत सारा विकास होगा,
बहुत सारी चीजें नहीं सीखेगा, दुनिया देखेगा। तो ये इनका मुख्य जो है मतभेद है दो चीजों पे। क्या आप कहेंगे कि तो पियाजे कहते हैं, पहले हम लर्निंग और डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये तो सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं ना वाइगॉत्स्की। तो वो कह रहे हैं जब सीखोगे, बड़ों के साथ रहोगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ, तब तो आपका विकास होगा जो उम्र के साथ होना चाहिए था। तो ये है वाइगॉत्स्की जो कहते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, क्या आपने अगर चीजें सीखी ही नहीं तो हो सकता है उतना बढ़िया बेहतरीन विकास आपका हो ही ना। अगर आपने कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ली, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। तो वो फिजिकल एक्टिविटी करना क्या है, लर्निंग है। ठीक है ना। तो अगर हम यहां देखें, और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, विकास से, जो ऑटोमेटिक है, जिसमें कई चीजें मैचुरेशन से आ रही होंगी, डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। ये बात पियाजे कह रहे हैं। तभी तो वो कह रहे हैं भैया 7 साल से 11 साल के बच्चे को ये वाला सिलेबस पढ़ाओ, फिजिक्स की किताबें 5वीं क्लास के बच्चे को मत पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अभी वो उसके लिए डेवलप नहीं हुआ। तो लर्निंग भी हम डेवलपमेंट की स्टेज के हिसाब से कराएंगे। ये बात पियाजे कहेंगे। कौन कहेगा? पियाजे। तो ये मुख्य अंतर है। एल डी के साथ वी लगा लो कि वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग प्रोसीड करती है, यानी पहले आती है डेवलपमेंट से। और डीएलपी किसी का मन करे याद रखने का, नहीं तो एलडी भी याद रख लोगे, इसका उल्टा पियाजे हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट। ठीक है, पहले सीखेगा फिर विकास होगा। इसका एक और चीज है, थॉट और लैंग्वेज के बारे में इनका ऐसा सही विचार है कि पियाजे कहते हैं पहले विचार आएगा। अभी आया था ना वो क्वेश्चन, थॉट से लैंग्वेज विकसित होगी। भाई अगर मेरे को पेन बोलना नहीं आता, फिर भी पेन को देख के कोई तो विचार मेरे मन में आया होगा ना। जब बादल बोलना नहीं आता था, बादल की भाषा नहीं, तब भी बादल को देख के कुछ तो मन में आया होगा, जिसको विचार कहेंगे। फिर विचार से आप भाषा सीखते हैं। तो ये पियाजे कहेंगे ऐसा। और अगर आप कहते हैं वाइगॉत्स्की की बात, तो इसमें इन्होंने उल्टा नहीं कहा, सिर्फ डेवलपमेंट और लैंग्वेज, डेवलपमेंट और उसमें लर्निंग में इन्होंने उल्टा कहा है एक दूसरे को। बाकी इन्होंने उल्टा नहीं कहा। ये यहां पे थॉट से लैंग्वेज आएगा, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ये बात पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की इसका उल्टा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं विचार और भाषा तो साथ साथ चलती है। थॉट और लैंग्वेज, भाषा और विचार में अलग बात कर रहे हैं दोनों। बस लर्निंग और डेवलपमेंट में जो है ऑपोजिट बात कर रहे हैं या उल्टी बात कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये कह रहे हैं तो पैरेलल चल रही है, एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाएगा भाषा और विचार। ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे थे कि थॉट पहले आएगा और बाद में भाषा आएगी। ठीक है, ये मुख्य दो बातें हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 फटाक से समझेंगे। फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव, यानी पियाजे के पर्सपेक्टिव से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। यानी पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा ढांचे में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्ञान के मौजूदा ढांचे, यानी ये एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, आपकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाएं, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिमाग में जो बनी हुई हैं, इसमें आप नई इंफॉर्मेशन को टेक कर रहे हैं, यानी टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में फिट कर लिया, चेंज नहीं किया है, एडजस्ट नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया, कुछ मिक्स ऐसा नहीं किया कि मैनिपुलेट किया हो, मॉडिफाई किया हो पुराने स्कीमा को नई को फिट करने के लिए, जस्ट फिट इन किया है, नए को ऐड कर लिया है। तो जब हम पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नया ऐड कर लेते हैं, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन ओनली। ठीक है, इसको एकोमोडेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि एकोमोडेशन में कुछ पुराने में चेंज हुआ होगा, मॉडिफिकेशन हुआ होगा, नया स्कीमा बना होगा, या तो नया स्कीमा बनेगा या पुराने में मॉडिफिकेशन होगा। एकोमोडेशन में ये दो शर्तें होती हैं। एसिमिलेशन में आप फिट इन कर लेते हैं नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी अब मीना को पता है कि ये जो पेन, जो कि एक शब्द है, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं रॉकेट जैसा पेन बना देती हूँ, बट आप मान लेना, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट को, या जब एप्पल की बात हो रही है तो ये वर्ड है एप्पल, और इससे रिप्रेजेंट होता है एक शब्द, एक ऑब्जेक्ट जो कि ऐसा दिखता होगा, एप्पल। बात सही है? क्लियर है बात? बहुत ही गंदा जोक मारने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं क्रैक करूंगी। फोन दिखा के बोलने वाली थी ये वाला एप्पल नहीं, वो वाला एप्पल। एनीवे, तो अगर हम बात करें एनईपी के लिए अलग से सेशन वी कैन प्लान। पोल इतना जल्दी क्यों देते हैं बताइए जी, जवाब दीजिए। टाइम से दे रहे हैं, कह रहे हैं गुड नाइट, गुड नाइट भाई, फॉलो योर ड्रीम्स। अच्छा ओके, थैंक यू। देखिएगा एक बार,
जवाब दीजिए, बोल दीजिए किसको क्या बोलना है, बताइए आप। एनीवे 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए समझते हैं। तो बच्चा जो है यहाँ पे बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, कि भैया वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है जो कि सिंबल्स होते हैं, और उसको पता है कि सिंबल्स किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। लॉजिकली रीजन करना शुरू कर दिया बट परफॉर्म नहीं कर सकती कंजर्वेशन अभी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन, प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल में है, कॉन्क्रीट में है, कहां है? प्री ऑपरेशनल में, क्योंकि सिंबॉलिक थॉट आ गया, सिम्योटिक फंक्शन आ गया है ना। लॉजिक, ये जो इन्होंने कहा है तार्किक रूप से तर्क करना भी शुरू कर रही है, हो नहीं गया है। बिगिनिंग टू रीजन, अभी वो जो रीजन है वो भी लॉजिकल नहीं होगा, वो भी इंट्यूटिव थिंकिंग होगी। ये इनकी फैलेसी है इस क्वेश्चन में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है लिखा गया है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ही है ये, क्योंकि यहां पे सिंपल कहा है कि वर्ड्स को यूज करना शुरू किया है सिंबल्स के माध्यम से। तो सिंबॉलिक थॉट, ABCD भाषा को सीखना, ये सब प्री ऑपरेशनल में ही शुरू होता है। लॉजिकली बिगिन कर रही है, अभी बिगिनिंग टू रीजन, अभी चल रही है प्रोसेस, हो नहीं गई है कि रीजनिंग प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग आ गई हो, आएगी, इंट्यूटिव थिंकिंग है अभी। एनीवे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 24 देखिएगा। 30वां क्वेश्चन हर कोई करके जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको 30वां क्वेश्चन नहीं पता हो। आज नहीं कोई लेट हो रहा हो तो कल जरूर आके सेशन में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लेना, है ना। देखिएगा फटाफट से बताइए। एनीवे असर्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन में संलग्न हो जाएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे। ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं हो रहे हैं ये लोग, ये लिखने वाले हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में अमूर्त चिंतन जो सामने नहीं है उस पर सोच पाएगा। अभी तो वो मूर्त पे भी नहीं सोच पा रहा, अभी तो कॉन्क्रीट चीजों के प्रति भी लॉजिक नहीं आया। द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग बट लैक्स द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही, सिंबॉलिक थॉट तो आ गया, सिम्योटिक फंक्शन तो आ गया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है अभी। समझ रहे हो बात को? 11:15 हो गए और आप लोग इतनी प्यार मोहब्बत से जो है लगे हुए हो, वाह गजब। हाँ ओके, वाह शम्पी। देखिए ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नो नो नो, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये आपकी शिद्दत जो है, मुझे यूट्यूब जो है रिटायरमेंट नहीं लेने देती है यूट्यूब से, मतलब पार्शियली तो रिटायर्ड ही हूं मैं, कभी कभी दिखती हूँ। देखिएगा तो ए गलत है, आर सही है, ये बात सही है कि ये तो सही है, ए सही नहीं था। आगे बढ़ें, कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? 72। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है? ईगो सेंट्रिज्म इज प्रोमिनेंट इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी। बिल्कुल सही है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या है? अहम केंद्रित है बच्चा, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पा रहा। अभी मैंने बच्चे का नाम मतलब सोहम, जो कि एक बच्चा है जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको पेपा पिग और बाइक पे बिठाने का, तो 4 लोग बात कर रहे हैं, सब सही चल रहा है, लेकिन वो रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उसका पेपा पिग बाइक पे नहीं बैठ रहा, ईगो सेंट्रिक है। एक तो वो उसको रियल समझ रहा है कि बैठ नहीं रहा जान के, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग भी है और ईगो सेंट्रिक भी है। उसको लग रहा है अब जैसा मुझे महसूस हो रहा है सब टेंशन लो मेरी भाई, पेपा पिग नहीं बैठ रहा, दुनिया खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये ईगो सेंट्रिक मतलब दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाना। समझ रहे हो? तो ये बात सही है एकदम कि ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंत तक जाके, थोड़ा कम होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, नहीं तो ये जाता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही है। ठीक है, रीजन क्या है इसका? ईगो सेंट्रिज्म अलाउज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव बेटर। ना ईगो सेंट्रिज्म तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अहम केंद्रितवाद तो बच्चों को दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में दिक्कत देता है, रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 3-4 सवाल हैं, डटे रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू, ये आया हुआ है ऑनलाइन पेपर 2023 में, इवनिंग शिफ्ट पेपर 2। ऑनलाइन तो नहीं हुआ होगा 23 में, या ऑनलाइन ही हुआ था, मतलब जो भी है बट आया हुआ क्वेश्चन है। आई कांट रिकॉल के ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही 4 फैक्टर हैं, इस पर इतनी बार सवाल आ चुका है। MESE कौन सा एक फैक्टर है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा? कभी इसमें पूछ लेगा कौन सा है, कभी पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एक्सपोजिटरी टीचिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कंडीशनिंग हो नहीं सकता। लैंग्वेज भी इन 4 फैक्टर्स में आता नहीं है। रीइंफोर्समेंट भी आता नहीं है। बचा क्या? एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब एक्सपीरियंस, तो गतिविधि यानी फर्स्ट ऑप्शन। कई बार मैचुरेशन होता है तो वो सही हो जाता है। इसमें गलती क्यों कर रहे हो भाई? 72% लोग क्यों जवाब दे रहे हैं? 28% गलत क्यों दे रहे हैं जवाब? सॉरी, हाँ, तो क्यों आप लोग 28% लोग गलत जवाब दे रहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 27
क्या है क्वेश्चन नंबर 27? विच ऑफ द, ये भी आया हुआ सवाल, मैंने लास्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, आपको मैच करना है पेयर को। सेंसरी मोटर पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स। आप जवाब दो, फिर मैं दूंगी जवाब, फटाफट से दो। 66% लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं। करेक्टली मैच्ड पूछा है सरकार, इतनी जल्दी क्या है जवाब देने की? निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? तो संवेदी चालक या संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, मूर्त समस्याओं का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा बच्चा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है लॉजिक आना या कॉन्क्रीट चीजों पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना। 7 से 11 वर्ष में जो काम होगा, आप कह रहे हो कि जी ये तो हो जाएगा जन्म से 2 में ही, तो ये तो गलत है ना, ये सही कहां से मैच्ड है? फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। नहीं भाई, इरिवर्सिबिलिटी और सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, डिसेंटर नहीं कर पाएगा प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में, ये तो 7 से 11 में आएंगी ये दोनों चीजें। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी और एनिमिस्टिक थिंकिंग आएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष में आ जाएगी, एनिमिस्टिक थिंकिंग 2 से 7 में आएगी। कोई भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है ही नहीं। अब 69% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन आ जाता है, जो चीज सामने नहीं है उस पर भी सोच पाएगा। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है, यानी हाइपोथेसिस, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों पे भी वो सोच पाएगा 11+ ईयर्स में। तभी आप जो फिजिक्स वगैरह है वो 11 साल की बाद की उम्र में ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये भी आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई? इन पियाजेस थियरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इन्फेंट्स एक्शन व्हेन शी चेंजेस द वे शी होल्ड्स हर हैंड एज शी रीचेस फॉर राउंड ऑब्जेक्ट्स एज अपोज टू स्क्वायर वंस। कितना प्यारा सवाल है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? यानी एक बच्ची है, जब आप उसको एक बॉल पकड़ाते हैं, या फॉर दैट मैटर जब आप मुझे माउस पकड़ा रहे हैं, तो मैं एक हाथ, आप माउस जब चलाते हैं तो आप एक पोजीशन बनाएंगे, हाथ की एक शेप बनाएंगे, और यही शेप मेरी चेंज हो जाएगी जब मैं पेन पकड़ूंगी। समझ रहे हो? पेन ऐसे पकड़ा जा रहा है, माउस ऐसे पकड़ा जा रहा है, दो अलग वे में। या मैं बॉटल पकड़ रही हूं तो अलग तरह से पकड़ूंगी, फोन चला रहे हो तो आप अलग तरह से होल्ड करोगे। तो आप बार बार क्या कर रहे हो? एकोमोडेट कर रहे हो नए नए ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, उनकी शेप के हिसाब से। सिंपल बात। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शी रीचेस। तो इन पियाजेस थियरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इन्फेंट्स एक्शन, इस प्रक्रिया को क्या कहोगे सरकार? एकोमोडेशन कहोगे ना, इसको स्कीमा क्यों कह रहे हो? एकोमोडेशन है, ये चेंज करना पड़ रहा है ना, मुझे अडेप्ट करना पड़ रहा है। नया स्कीमा या फिर जो भी पुराना स्कीमा है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। स्कीमा तो अगर पहले से सेट होता, ये जो चेंज है इस प्रोसेस की बात हुई है। ये कहां स्टोर्ड है ये नहीं पूछा आपसे, स्टोर कहां है? तो स्कीमा में है, दिमाग में है मतलब। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है जिसमें आपने खूब गलती की। क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2023 को आया है इवनिंग शिफ्ट में। अकॉर्डिंग टू पेपर 2 में, मतलब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय एंड देन इट इज हिडन, एक बच्चे को टॉय दिखाया, छिपा लिया गया। इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की बजाय, अबाउट इट द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड दैट टॉय, बच्चे को टॉय दिखाया, छिपा दिया। अब वो भूला नहीं इसके बारे में कि थोड़ी देर बातों में लगाया, इधर उधर भूल गया, नहीं, अब वो ढूंढ रहा है उस टॉय को। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में। एट डैश स्टेज दिस कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन दी चाइल्ड, सेंसरी मोटर में हो जाता है। इसी, मैंने आपको बताया हुआ है, इसी स्टेज की शुरुआत में लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है और इसी की एंड में अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है, यानी वस्तु स्थायी हो जाती है। तो दोनों के लिए यही काम करेगा। कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन दी चाइल्ड एंड इट इज कॉल्ड, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाएगा और इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे। गलती से भी प्री ऑपरेशनल मत चले जाना, जरूरत नहीं है आपको उसकी। सेंसरी मोटर की शुरुआत में लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है और बाद में ढूंढने भी लगेगा। क्लियर है बात? 64% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 36% लोग इसमें भी फंस जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी सवाल है, देखिएगा फटाफट से, इसका आप जवाब देंगे। जब मैं आपको सवाल देती हूं कि 1 मिनट रुकना, इनको पोल दिया, 1 मिनट हटा दो पोल, दोबारा पोल दो। मैं आपको एक सवाल देती हूं कि द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स कम्स इन, द एबिलिटी, कोई बात नहीं, अब देर हो ही रही हो जाए, हमारे कुक हैं उनको भी जाना है। द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स कम्स इन विच स्टेज, कम्स इन विच स्टेज, कि भाषा को इस्तेमाल करने लगेगा या सिंबल्स इस्तेमाल करना, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप बताएंगे 2nd, 3rd, 4th। हमने कहा सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फटाफट से बताओ।
इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए बीच में मैंने जबरदस्ती पुट किया है। फटाक से बताओगे जल्दी, ABCD नहीं दे सकते हो? पोल में जवाब दो। ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट क्वेश्चन लिख देते, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? बट क्यों इतनी देर बाद जो ये पोल गया है, क्या जरूरत है साइंटिस्ट बनने की, बताइए। थर्ड ऑप्शन 65%, इग्नोर कर दिया। कहो मुझे उल्टा जवाब दो, कुछ बुरा भला कहो, इनको थोड़ी फाइट दिखाएं। एनीवे, थर्ड ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें सही बात आप लोग कह रहे हैं, 64% लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में सिंबल्स को यूज करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, या सिमियोटिक फंक्शन भी पूछ लेता है कि सिमियोटिक फंक्शंस की एबिलिटी कब आ जाती है। तो सिमियोटिक का मतलब भी यहाँ सिंबल्स को यूज करने से ही है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो हैरी पॉटर की झाड़ू को, या झाड़ू को हैरी पॉटर की तरह वो जो यूज करता है कि उड़ने वाला यंत्र समझना हो, शक्तिमान बनना हो, सिंबल्स के माध्यम से समझने की क्षमता प्री ऑपरेशनल स्टेज। या ये पेन जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, ये किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं, जो अभी क्वेश्चन आया था, वो भी सिंबॉलिक थॉट ही है, जो आ जाता है कहाँ पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और सिंबॉलिक थॉट एक विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बाकी सारी चीज़ें जो है उसमें नेगेटिव ही हैं, चाहे वो ईगो सेंट्रिज्म हो, वो सीमा है, लिमिटेशन है, ईगो सेंट्रिज्म हुआ, सेंट्रेशन हुआ, इरिवर्सिबिलिटी हुई, ये सब प्रॉब्लम्स हैं एक तरह से, या अभी उतना कॉग्निशन डेवलप नहीं हुआ, वो दिखाती हैं। अब सिंबल्स को यूज करना 2 से 7 वर्ष में आ गया, लेकिन सिंबल्स की जगह पे सिंबल्स यूज करना ये कब आएगा? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज करना, सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल, के मान लीजिए फलाने की उम्र एक्स है, अब उम्र एक न्यूमरल है अननोन, उसको आपने एक अननोन सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबल्स यूजिंग फॉर इंस्टेड ऑफ सिंबल्स फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। अब इसमें ये एक तो आपको नहीं पता वो सिंबल क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज को एब्स्ट्रैक्ट चीज की जगह पे आप रख रहे हो, समझ रहे हो। अब इसमें आप लोग 45% लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने करा दिया था तो इतना भी सही दे रहे हो, नहीं तो इसमें सब गलत देते जवाब। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपको एक तो ये समझना होगा कि आप अज्यूम कर रहे हो सिंबल्स फॉर सिंबल्स। देखिए सिंपल सवाल है, टू यूज सिंबल्स कम्स इन विच स्टेज? सिंबल्स का इस्तेमाल करना कब आता है? प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष में। लेकिन सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे रख पाना, यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा 11+ ईयर्स में, 2 से 7 में नहीं आ जाएगा ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूजिंग सिंबल्स, एक्स मान लेना किसी उम्र के लिए, कोई नंबर 24 हो सकता है किसी की उम्र, है ना, मान लिया ये एक्स है, मान लिया ये वाई है, तो जिसको माना है वो भी एक सिंबल है, और जिसकी जगह माना है वो भी एक सिंबल है। तो सिंबल की जगह पे सिंबल को इमेजिन किया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है, सामने नहीं है ये चीज। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो है सिंबल को सिंबल की जगह पे रख पाना, सिर्फ सिंबल यूज करना आना, वो 2 से 7 वर्ष है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11+ ईयर्स, जहां पे बच्चा एल्जेब्रा और कैलकुलस, जो भी थियरम वगैरह है, जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह के कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो 11th-12th में होता है, ये उस तरफ 9th 10th 11th 12th, तो वो आ जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, ये तो फिर 7 से 11 में आ जाती है कंजर्वेशन, तो ये ठीक था बट ये गलत है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, कॉन्क्रीट है ही नहीं है जब, तो हम क्यों जाएं इसके साथ। अब ये तो आपकी खुश नसीबी कह लीजिए कि यहाँ पे प्री ऑपरेशनल था नहीं तो कितने लोग कितनी गड़बड़ करते हैं, इसमें और ज्यादा गलतियां होती। अभी भी आधे ही लोग जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए ये आप बताएंगे विद आंसर्स। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा होपफुली कल ही, बाकी पेंडिंग भी पीडीएफ जितने सेशंस हुए हैं लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे, और उस ठीक से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। आपको होपफुली अगर आपने ये सेशन अच्छे से अटेंड किया तो आप प्याजे के क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, ठीक है जी। कोई कह रहा है आई लॉस्ट द ट्रैक, पता नहीं कितने ठीक हुए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, वो महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे अगर नहीं किया होगा तो। मिलते हैं मंडे, मिलेंगे कल और परसों ऑफ रखेंगे, थोड़ी सी थक गई हूँ, है ना। मंडे मिलते हैं मस्त, और 20 तारीख को आपकी मैराथन रखेंगे, 20 जनवरी को, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। और मंडे से पूरी कोशिश है कि 9 सवा 9 सेशन शुरू कर दें, 10 बजे पे ना जाएं।